हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोडिंग क्वेश्चंस ऑफ इन्फोसिस। सो इन्फोसिस का ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो ये इजी कैटेगरी में आया होगा, बिकॉज देखने में लग रहा है कि इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन होने वाला है फॉर एसपीडीएसई प्रोफाइल। जो चीज मैंने नोटिस करी है, तीन चार सेट्स मैंने देखे हैं जिसमें एक चीज मैंने जो नोटिस करी है, एक टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, दैट इज स्लाइडिंग विंडो। बिकॉज स्लाइडिंग विंडो के मैंने खुद एसपीडीएसई में अभी तक ये तीसरा क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फोर्स इन्फोसिस की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्स में स्लाइडिंग विंडो के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे इजी कैटेगरी का हो या मीडियम कैटेगरी का हो, तो ये टॉपिक जरूर कर लेना ध्यान से, स्लाइडिंग विंडो। ठीक है। बाकी आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, आपको पता ही है क्या हमारा रिचुअल है। विल बी टॉकिंग अबाउट द अर्जुन सीरीज विच इज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट। अगर आपके फ्यूचर में कंपनीज आने वाली है आपके कॉलेज में, या 26 बैच से फ्यूचर में कंपनीज आने वाली है आपके कॉलेज में, मल्टीपल कंपनीज लाइक कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, एलटीआई मेंटरी, कोफोर्स, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज आने वाली हैं। सो दिस सीरीज इज फॉर ऑल द असेसमेंट्स फॉर ऑल द कंपनीज। टॉकिंग अबाउट दिस, यू विल बी गेटिंग सबसे पहले तो एप्टीट्यूड, क्योंकि लगभग हर कंपनी पूछती है। सो क्वांट, रीजनिंग, वर्बल सब आपको मिल जाएगा, रीडिंग पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, न्यूमेरिक पजल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, गेमिफाइड असेसमेंट जो कि कॉग्निजेंट में पूछा जाता है, कैपजेमिनी में पूछा जाता है, वो आपको मिलेगा, स्यूडो कोड्स, एलटीआई मेंटरी, इन्फोसिस के जो एससी रोल है उसमें पूछा जाता है, वो सब आपको मिलेगा, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है, और कंपनी वाइज मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग जो कि किसी भी असेसमेंट में पूछा जाता है। सो यू कैन परचेज इट, यू कैन प्रैक्टिस फॉर अराउंड 1 मंथ, जिससे आप फुली तरीके से प्रिपेयर हो पाओ। आगे की कोई भी कंपनी आती है तो आप प्रिपेयर रहोगे फुली तरीके से। ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हुए कोडिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये बोलता है, गिवन एन इंटीजर एरे नम कंटेनिंग एन इंटीजर्स, फाइंड द ब्यूटी ऑफ एवरी सब एरे ऑफ साइज के। द ब्यूटी ऑफ अ सब एरे इज डिफाइंड एज द एक्स smallest integer in the subarray if it is negative, otherwise the beauty is 0 if there are fewer than x negative integers in the subarray. Return an integer array of size n minus k plus 1 where each element represents the beauty of the corresponding subarray in the order they appear. यहाँ पर कुछ इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है, एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीजें मेंशन करी गई हैं। द वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू मेंशन, कि यहाँ पर जो था एक कांस्टेंट भी प्रोवाइड करवाया गया था जो कि इसमें नहीं है। सो कांस्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। द कांस्टेंट इज द नंबर्स विल बी बिटवीन -50, मतलब n की जो वैल्यू रहेगी वो -50 से यहाँ पर बड़ी रहेगी। ठीक है। एंड इट विल बी लेसर देन और इक्वल्स टू 50। सो दिस वाज अ कांस्टेंट कि जो भी नंबर रहेगा ना, अब वो -50 एंड 50 के बीच में ही रहेगा जो भी एरे होगा। ठीक है। तो ये चीज इसमें क्वेश्चन में बताई गई थी। ठीक है। सो ये कांस्टेंट जब आया ना कि भाई -50 से 50 के बीच में ही नंबर रहेगा, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब आप कांस्टेंट्स को देखते हो ना, तो कांस्टेंट्स को देख के पता पड़ता है कि भाई आपका सॉल्यूशन किस डायरेक्शन में जा सकता है। जब ये कांस्टेंट पढ़ा कि भाई -50 से -50 से लेके 50 तक की ही वैल्यूज होंगी एरे में, तो एक चीज दिमाग में आई कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बड़ी वैल्यूज तो नहीं होने वाली है, -50 से 50 के बीच में ही होंगी। सो दैट मीन्स जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, हमेशा दिमाग में ये आता है कि क्या वी कैन क्रिएट अ सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज फॉर इट। उसके बारे में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स कंटेनिंग एन इंटीजर्स, फाइंड द ब्यूटी ऑफ एवरी सब एरे ऑफ साइज के। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे मैं समझा देता हूं इसमें। ये बोल रहा है कि सपोज ये एक एरे दिया है, इसके साथ हमें दो वैल्यूज और दी होंगी। सबसे पहले एक एरे दिया है, फॉर एग्जांपल ये नम्स एरे दिया है। नम्स एरे में वैल्यू क्या है आपकी, 1, -1, -3, -2 एंड 3। ये नम्स एरे हो गया। एक वैल्यू रहेगी के की वैल्यू दी है जैसे 3, एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी है 2। सबसे पहले ये जो 3 वैल्यू दी है, ये 3 वैल्यू जो है ना, ये 3 वैल्यू इज द साइज ऑफ विंडो। विंडो की साइज है ये। ठीक है। दिस इज नथिंग बट द साइज ऑफ विंडो। ठीक है। एंड विंडो साइज का क्या मतलब है कि हमें हर विंडो साइज जो कि के साइज का जो भी विंडो है, उसमें हमें क्या बताने हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स बताने हैं। नेगेटिव एलिमेंट्स की रैंकिंग बतानी है। कितने नेगेटिव एलिमेंट्स की रैंकिंग बतानी है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे दिया है k इक्वल्स टू 3, तो सबसे पहले 3 साइज की विंडो बनाएंगे। तो यहां पर तीन एलिमेंट्स कौन से आ गए हमारे, 1, -1 एंड -3। सबसे पहली विंडो ये हो गई। अब उसमें हमें सेकंड सेकंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव एलिमेंट बताना है। तो इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, इसको अगर अपन सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करने के बाद ये जब आपका सॉर्ट होगा तो कैसे होगा, 1, -1, -3। ठीक है। ऐसे ही सॉर्ट होगा ये। अगर ये ऐसे सॉर्ट होगा, तो सॉर्ट होने के बाद अगर आप देखोगे तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है जो नेगेटिव है, दैट इज दिस वन, -1। हमारा पहली विंडो का आंसर क्या आ गया, -1। अगली जो विंडो है वो आप देख सकते हो, वो ये है। ठीक है, इस विंडो।
सो इस विंडो का आंसर क्या आएगा, -1 -3 -2। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें जो एलिमेंट है, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट है, दैट इज -2। सो -2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगली विंडो क्या आएगी, -3 -2 एंड 3। सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो इस प्रकार से जो हमारा आउटपुट है वो आप देख सकते हो वो क्या आने वाला है, -1 -2 एंड -2। यही तो आउटपुट हमारा आया है, ठीक है, अभी हमने जस्ट इस एरो में देखा। सो बेसिकली हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बिकॉज x की वैल्यू 2 दी है, वो हमें बताना है। और कैसे बताना है, के साइज की विंडोज बनाकर, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे करें, ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में खुद ने ही बोल दिया कि अपन को स्लाइडिंग विंडो बनानी है, विंडो बनानी है अपन को। ये तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि हर विंडो में आपको बताना है के साइज की विंडो रहेगी। और अगर के साइज की विंडो है, सो एरे का साइज n-k+1 होगा, इस साइज की अपन की विंडो बनेगी, ठीक है, ये बात की आपको पता ही होगी। तो ये बात तो क्वेश्चन नहीं बता दी कि स्लाइडिंग विंडो बनेगी, बट स्लाइडिंग विंडो बनाने के बाद अपन कैसे चीजें करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक विंडो बनाई सबसे पहले 1 -1 एंड -3, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या बताना है, मेरे को बताना है इसमें कौन सा एक्स एलिमेंट बताना है, एक्स एलिमेंट। अब फॉर एग्जांपल अभी तो एक्स क्या है, 2 है, बट इस एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट। सो उस हिसाब से सोचना। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, ओके, मेरे दिमाग में आइडिया जो आ रहा है वो ये है कि अगर मुझे के साइज की विंडो बनानी है तो वो मैंने बना ली, और इसको मैं स्लाइड करता जाऊंगा। स्लाइड कैसे बनूंगा कि पहले विंडो की प्रॉब्लम सुलझा देते हैं कि पहले तो अपन ने के साइज की विंडो बना ली। के साइज की विंडो बनाने के बाद जब भी हमें स्लाइड करना होगा, we will be removing the first element, so first element को remove कर देंगे, and we will be adding the next element। जैसे -2 है next element, तो -2 ऐड हो जाएगा, तो अगली विंडो क्या बन जाएगी, -1 -3 -2, ठीक है। सो ये नेक्स्ट विंडो हो जाएगी। सो सिंपल है, ठीक है, तो विंडो तो हम बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बताना है, हमें एक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई एक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम इसमें कैसे निकालें। मल्टीपल तरीके इसके हो सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो विंडो है, विंडो को अपन सॉर्ट करते हैं। अब विंडो को अगर अपन सॉर्ट करेंगे तो उसके बाद अपन उसमें से एलिमेंट निकाल सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सॉर्टिंग की कितनी चली जाएगी अपन की, n log n। और वहीं पर जो हमारा टेस्ट केस है वो फेल हो जाएगा। सो बेसिकली हम n log n पे तो नहीं जा सकते, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। अगर n log n पे हम नहीं जा सकते और सॉर्टिंग नहीं कर सकते, तो कुछ और कर सकते हैं क्या, कुछ और कर सकते हैं क्या। सो कुछ और भी नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज में यूज करने का सोचता हूं, अगर मैं किसी और तरीके से इसको यूज करूं। सो बेसिकली या तो मुझे सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर मैं कोई और चीज यूज कर रहा हूं, ठीक है, सो उसको फिर मेरे को ट्रेस करने में प्रॉब्लम आएगी। सो बेसिकली मैं कांस्टेंट के हिसाब से जाता हूं कि जो कांस्टेंट दिए थे, कांस्टेंट हमें ये बात बोले थे कि जो हमारे नंबर्स हैं वो -50 से रहेंगे 50 तक, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक मतलब एक मैं एरे बना लेता हूं, ठीक है, एरे बना लेता हूं। -50 तक 50 जाएंगे, मतलब कितने नंबर्स होंगे हमारे पास, 101 नंबर होंगे। सो एक एरे बना लेता हूं, या फ्रीक्वेंसी मैप आप बोल सकते हो, वो बना लेता हूं, जो कि टोटल कितने नंबर एक्स स्टोर करेगा, 101 नंबर स्टोर करेगा, जो कि -50 से लेके 50 तक के जितने भी नंबर्स हैं ये एरे उनको रिप्रेजेंट करेगा। स्टार्टिंग में इनिशियली वी कैन से कि सबकी वैल्यू जो है वो जीरो रहेगी, ठीक है, सबकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, ठीक है। अब लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि सपोज मैंने ये बना लिया, तो फायदा क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सा फायदा है, और बहुत सिंपली हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखो, सबसे पहले हम अपनी पहली विंडो बनाएंगे। तो हमने पहली विंडो बनाई, पहली विंडो क्या आ गई अपन की, 1 -1 -3, ठीक है। अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी मैप ऑलरेडी है। अगर मेरे पास ऑलरेडी मेरा फ्रीक्वेंसी मैप है, सो व्हाट आई विल डू इज, इंडेक्स जो हैं एरे के, क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सो अगर मैं पहला इंडेक्स अगर मुझे बनाना है किसी एरे का, तो मेरा जो एरे के इंडेक्स रहेंगे वो 0 से रहेंगे 100 तक, ये मेरे इंडेक्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो पहला नंबर है, ठीक है, वो जीरो हो सकता है, राइट, जीरो हो सकता है, जीरो से लाइक 100 तक हो सकता है। बट यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो पहला नंबर हमारा -50 भी हो सकता है। तो इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें एटलीस्ट इसके बीच में फिट बिठाना पड़ेगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए वी विल बी एडिंग +50 इन ईच नंबर, जिससे जो हमारा नेगेटिव है, जो हमारे इंडेक्स हैं वो नेगेटिव में ना जाए, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। और हमें पता है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -50 हो सकती है। सो हम हर नंबर में क्या करेंगे, +50 करते चले जाएंगे, जिससे प्रॉपर इंडेक्स पे वो नंबर आ जाए। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी +50 करने से सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल बी
increasing the frequency of the number. Okay, we will be increasing the frequency of the number. For example, कि सबसे पहले ये जो मेरा एरे है ये -50 से लेके 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी ये पहली विंडो आई, जैसे मेरे पास ये पहली विंडो आई, मेरे पास आया 1, तो मैंने 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। 1 सपोज इस जगह पे एग्जिस्ट करता, तो मैंने 1 की फ्रीक्वेंसी जो 0 थी उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, और जो हर इंडेक्स है ना वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर को। वो +50 कर देंगे, वो बात की बात है, ये अभी के लिए समझने के लिए। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 1 हो जाएगी। फिर आया -1, सो -1 की फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी बढ़ा के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1। और फिर आया -3, तो -3 की भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हम कितने कर देंगे, 1। ठीक है, अब जो हमारा लूप है ना उसको हम चलाएंगे यहां से -50 से चलाएंगे, और लूप हमारा चलेगा जब तक हमें जो एक्स स्मॉलेस्ट नंबर है वो नहीं मिल जाता। तो हम अपना काउंट करना स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर जो आया जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा है वो क्या होगा, -3, क्योंकि उससे पहले जितने भी नंबर आएंगे हमने अगर लूप चलाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 ही रहेगी। फिर जैसे ही -3 आया तो फ्रीक्वेंसी हमें इसकी 1 मिल गई, तो हमें पता पड़ गया कि भैया एक नंबर हमें मिल गया है जो कि इस विंडो का इस एरे में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास कितने नंबर मिल गए, स्मॉलेस्ट में एक फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया। हमें एक्स स्मॉलेस्ट तक जाना है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट हमें मिल गया। फिर आया -1 जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, क्योंकि -3 के बाद क्या आएगा, -2, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 है। फिर आया -1 जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अगला हमें नंबर मिल गया जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट होगा। सो सेकंड स्मॉलेस्ट हमें मिल गया और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। और जैसे ही हमें सेकंड स्मॉलेस्ट मिल गया या एक्स स्मॉलेस्ट हमें मिल गया, वी विल बी प्रिंटिंग दैट नंबर। सो -1 हमारे आउटपुट में या फाइनल आंसर में ऐड हो जाएगा। और इस प्रकार से हम अपनी विंडो को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और हमारे आंसर आते चले जाएंगे। एक छोटा सा ड्राई रन मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, देन वी विल बी डायरेक्टली सीइंग द कोड। एंड आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो अभी जब मैं ड्राई रन करूंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हमारे पास ये एरे है, के साइज की सबसे पहले पहली विंडो बनाई, पहली विंडो हमारे पास क्या आ गई, 1 -1 -3। जैसे ही हमारे पास 1 आया, हमारे पास आप ये मान के चलो ये फ्रीक्वेंसी मैप है जो कि -50 से लेके 50 तक के नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और अभी इनिशियली सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। जैसे ही पहले हमारे पास 1 आया तो हमने क्या किया, 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, 1 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, 1। -1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के हमने यहाँ पर कर दी कितनी, 1, और -3 की हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कितनी कर दी, 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहली विंडो पे लूप चलाएंगे हम, यहाँ पर आई रहेगा, आई से लेके जे पॉइंटर हमारा यहां तक चलेगा। लूप हमारा चला, सबसे पहले इसने चेक किया -50, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 0 0 0, ऐसे 0 0 फ्रीक्वेंसी आती चली जा रही है। जब -3 पे आया तो फ्रीक्वेंसी आई 1। इसका मतलब हमें एक नंबर ऐसा मिल चुका है, एक नंबर ऐसा मिल चुका है जो कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट, हम अपना काउंट इंक्रीज कर देंगे। फिर -2 पे आए तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 0, फिर आए -1 पे, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल चुका है, तो उसको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर देंगे। तो -1 हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ गया। अब अगली विंडो आई, अब जैसे ही अगली विंडो आई उसमें क्या नंबर आया, -2। अब -2 हमें ऐड करना है, तो अपनी ये जो विंडो है इसमें -2 हमें ऐड कर देंगे। -2 हमारा ऐड हो गया, बट जब -2 हमने ऐड किया इसमें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। सो -2 की फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या हो जाएगी, 1। लेकिन जो नंबर हम हटा रहे हैं, क्योंकि इस विंडो में अब 1 हट जाएगा ना, ये वाला स्टार्टिंग वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। तो ये 1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी -1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0। अगेन यहाँ से लूप चलेगा, जब यहाँ से लूप चला तो सबसे पहले यहाँ पर चेक किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ गई, -3 की यहाँ पर रुक गए तो काउंट 1 हो गया। फिर -2 की फ्रीक्वेंसी चेक करी, 1 आ गई तो काउंट 2 हो गया, तो एक्स स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई, तो यहाँ पर आंसर में क्या ऐड हो जाएगा, -2। इस प्रकार से लूप चलता रहेगा, आंसर आता रहेगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, क्योंकि बहुत क्लैरिटी से मैंने समझाया। सिंपली अब अपन को कोड देखना है, अप्रोच पूरी समझ में आ गई है। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया है, अगर आपने अच्छे से सुना है तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी एरिया बना लिया 101 नंबर का, ठीक है, जिससे सारे नंबर रिप्रेजेंट हो पाए। एक वेक्टर बना लिया आंसर, उसके बाद अपना लूप चलाया, ठीक है। लूप में हमने क्या किया, हर नंबर का हमने क्या किया, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम फर्स्ट विंडो के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो आगे की विंडो है उनमें तो केवल एक नंबर बढ़ाना है और एक नंबर घटाना है, लेकिन जो फर्स्ट विंडो है उसमें तीनों नंबर डालने पड़ेंगे। इसलिए आई को हमने 0 से चलाया के विंडो के साइज तक, ठीक है, और के नंबर तक, मतलब जो के साइज की विंडो है, जो फर्स्ट विंडो है, उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी में नंबर्स इंक्रीज किए, मतलब नंबर्स डाल डाल के फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, ठीक है। एंड हम +50 करते चले जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया -2। अब
-2 तो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता ना एरे में, सो हम जब -2 + 50 करेंगे ना, सो -2 का इंडेक्स क्या बन जाएगा हमारा, -2 का जो इंडेक्स है वो बन जाएगा 48, ठीक है। मतलब 0 से लेके 50 तक के जो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर्स को, एंड 51 से लेके जो 100 तक के इंडेक्स है वो पॉजिटिव नंबर्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए हमने 100 साइज का एरे बनाया है, ठीक है। सो इसलिए हम +50 यहां पर करते चले जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहली विंडो की हमने फ्रीक्वेंसी सबकी इंक्रीज कर दी। जब पहली विंडो की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, तो उसके बाद हमने यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया है। अगर आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है लैम्डा फंक्शन आप क्रिएट करो। उसमें हमने काउंट बना लिया 0 का, तो स्टार्टिंग में तो काउंट 0 रहेगा, एक्स काउंट तक हमें जाना है, ठीक है। उसके बाद -50 से हमने अपना लूप चालू किया। अब यहाँ पर एक चीज देखना कि -50 से हम अपना लूप क्या 50 तक चलाएंगे, नहीं जी, हम केवल -1 तक चलाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। ध्यान से सुनना कि जो हमें एक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने हैं ना, वो हमें केवल नेगेटिव नंबर्स में से निकालने हैं, और अगर नेगेटिव नंबर्स में से हमारे एक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं निकलते हैं, सो वी नीड टू प्रिंट 0। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है 50 तक जाने की। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी रनिंग अवर लूप फ्रॉम -50 टू -1, एंड हम अपने वैल्यूज को बढ़ाते चले जाएंगे, एंड अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेक करते जाएंगे। एंड जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी एक्स या एक्स से बड़ी हो जाएगी, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे, जिस वक्त हमारी फ्रीक्वेंसी एक्स या एक्स से बड़ी हो जाएगी, उसी वक्त उस वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे, और हमारी वो वैल्यू रिटर्न होके हम अपने आंसर में उसको पुश कर देंगे। सो आप देख सकते हो जैसे हमने ये वैल्यू को रिटर्न किया, हमने अपने आंसर एरे में उस वैल्यू को पुश किया। लैम्डा फंक्शन हमने इसमें पास किया हुआ है, बट जो भी आंसर है उसमें वो चीज पुश हो जाएगी। तो इससे हमारा फर्स्ट विंडो का काम हो जाएगा, जो पहली विंडो बनाई है हमने उसका काम हो जाएगा। तो पहली विंडो हमारी जो भी थी, -1 -1 3 जो वॉट जो भी हमारी विंडो थी, उसका काम तो हो गया। अब उसके बाद जब पहली विंडो बन गई, अब हमारा काम आसान है। हमें के साइज से स्टार्ट करना है, क्योंकि के तक की विंडो तो ऑलरेडी बन चुकी है, एरे के लास्ट तक। और क्या करना है हमें, हर लूप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एलिमेंट को रिमूव करना है अपने फ्रीक्वेंसी एरे से। कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट था। एंड फर्स्ट एलिमेंट विल बी, मतलब जहां पर हम जिस जगह पे खड़े हैं उसमें अगर विंडो साइज को हम माइनस कर दें, क्योंकि अब हम अगले एलिमेंट पे जा रहे हैं ना, तो अगला एलिमेंट इस जगह पे होगा -2, ठीक है। सो दैट इंडेक्स जो कि अभी ith इंडेक्स पे, प्लस उसमें विंडो साइज यानी कि 3 में अगर माइनस कर दूं, तो मैं हमेशा उस एलिमेंट को, जो फर्स्ट एलिमेंट है, उस पर पहुंच जाऊंगा जिसको मैं रिमूव कर रहा हूं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं यहां पर माइनस माइनस कर दूंगा। +50 क्यों किया, क्योंकि आपको पता ही है कि हम हर फ्रीक्वेंसी में +50 कर रहे हैं, जैसे नेगेटिव इंडेक्स ना है, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर दूंगा, जिससे वो हट जाएगा फ्रीक्वेंसी मैप से। और जो नया एलिमेंट आया है उसको हम यहां पर ऐड कर देंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम प्लस प्लस कर देंगे। और उसके बाद अगेन हम अपने आंसर में वही लैम्डा फंक्शन फाइंड ब्यूटी पास कर देंगे, जिससे हमें सेम तरीके से -50 से लेके हमारा लूप चलेगा -1 तक, एंड सेम तरीके से हमारा जो आंसर है वो हमें इसमें मिल जाएगा, एंड लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न करा देंगे, वेक्टर को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, पहले ट्राई टू सॉल्व दिस एट योर ओन, कि आप अपनी बुद्धि से क्या सोच पा रहे हो। उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन, ओके। A company is organizing a press conference in two cities, city A and B. There are two N employees and exactly N employees must be assigned to each city. The cost of sending the employee direct to city A is AI. To travel to city B, the employee must first stop at the transit hub. The total cost travel of the city B is minimum of AI, BI plus BI, where AI is the cost of traveling to the city A, BI is the cost of traveling from the transit hub to B. ठीक है, determine the minimum total cost while ensuring that exactly n employees are assigned to each city, ठीक है। सो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है, इनपुट को समझते हैं। सबसे पहले इनपुट को समझेंगे, तो इनपुट फॉर्मेट क्या दिया, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर n। जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें एक इंटीजर n दिया होगा, और ये जो इंटीजर n है ये क्या बता रहा है, यहाँ पर बताया अ कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, देयर आर 2n एम्प्लॉयज एंड एग्जैक्टली n एम्प्लॉयज, ठीक है। देयर आर 2n एम्प्लॉयज एंड एग्जैक्टली n एम्प्लॉयज मस्ट बी असाइन टू ईच सिटी। सो हमें इनपुट में क्या दिया है, n, और हमें कितने एम्प्लॉयज असाइन करने हैं हर सिटी को, 2n, ठीक है। सॉरी, देयर आर 2n एम्प्लॉयज एंड हमें कितने एम्प्लॉयज असाइन करने हैं टू ईच सिटी, दैट इज n। सो हमें n दिया हुआ है, और टोटल एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, 2n, ठीक है। सो पहली लाइन में तो हमें n बताया जाएगा। द सेकेंड लाइन कंटेन 2n स्पेस सेपरेट इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग एरे A. सो
इसके बाद ये तो पहली लाइन का इनपुट हो गया, उसके बाद हमें क्या दिया होगा, एक एरे दिया होगा विद 2n इंटीजर्स, एंड ये जो एरे ए है ये क्या बता रहा होगा, ट्रेवल कॉस्ट टू सिटी ए। ठीक है, अगर आप सिटी ए में ट्रेवल करना चाहते हो तो उसका कॉस्ट कितना आएगा। नेक्स्ट लाइन में होगा 2n स्पेस सेपरेट इंटीजर रिप्रेजेंटिंग एरे बी। सो जो अगला एरे है वो बताएगा कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग टू सिटी बी। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट फॉर्मेट दिया है लाइक दिस। तो सबसे पहले जैसे इसमें दिया है 2, सो 2 की वैल्यू क्या हो गई n, n इक्वल्स टू क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये n क्या हो गए, इतने लोग हमें असाइन करने हैं हर सिटी को, एंड यहाँ पर जो टोटल एम्प्लॉइज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 2n, यानी कि एम्प्लॉइज टोटल कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस्ट दी गई है कि अगर आप सिटी ए को विजिट करना चाहते हो या सिटी बी को विजिट करना चाहते हो। अगर आप सिटी ए को विजिट करना चाहते हो तो कॉस्ट कितनी दी गई है, 10, 30, 50 एंड 20। सिटी बी को विजिट करना चाहते हो तो कितनी दी है, 20, 10, 40, 30। ठीक है, ये सिटी बी की कॉस्ट है, सिटी ए की कॉस्ट है। 2n एम्प्लॉइज है, यानी कि 4 एम्प्लॉइज है, हर एम्प्लॉय की ये कॉस्ट बता रहे हैं कि भाई फर्स्ट एम्प्लॉय विजिट करना चाहेगा तो इतनी है, सेकंड की इतनी है, थर्ड की इतनी है, फोर्थ की इतनी है। ठीक है, अब हमें क्या बतानी है, हमें मिनिमम ट्रेवल कॉस्ट बतानी है, राइट, मिनिमम ट्रेवल कॉस्ट। अब इसमें फंडा क्या है, फंडा ये है कि एटलीस्ट n एम्प्लॉइज हमें हर सिटी को असाइन करने हैं। तो यहाँ पर कितने एम्प्लॉइज हैं, 2n है। अगर n एम्प्लॉय हर सिटी को असाइन करने हैं, कितनी सिटी है हमारे पास, एक तो सिटी है हमारी ए और एक है हमारी यहाँ पर अगर आप देख सकते हो एक है सिटी बी। ठीक है, और कितने एम्प्लॉइज असाइन करने हैं हमें, एन एम्प्लॉइज असाइन करने हैं हर सिटी को, मतलब टोटल 2n एम्प्लॉइज है यानी 4 हैं, एन यानी कि 2। तो 2 एम्प्लॉइज हमें सिटी ए को असाइन करने हैं और 2 एम्प्लॉइज हमें सिटी बी को असाइन करने हैं। ठीक है, जो कि ट्रेवल करेंगे, 2 एम्प्लॉइज ट्रेवल करेंगे सिटी ए को और 2 करेंगे सिटी बी को ट्रेवल। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है, मिनिमम कॉस्ट बताना है ट्रेवल का, अगर 2 ए जा रहे हैं और 2 बी जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर एक पंगा और है, इसमें बोला गया है कि भाई जो सिटी बी को ट्रेवल करने की कॉस्ट है ना, वो सिटी बी में जो कॉस्ट दी गई है वो नहीं है। जो सिटी बी की कॉस्ट है ट्रेवल करने की, दैट इज मिनिमम ऑफ ए आई, मतलब ए ए सिटी विजिट करने की कॉस्ट, कॉमा बी सिटी विजिट करने की कॉस्ट, एंड प्लस बी आई। ये कॉस्ट होगी अगर आप बीआई सिटी को विजिट करना चाहते हो तो अब हमें उस हिसाब से बताने हैं कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें सैंपल आउटपुट दिया है 120, कैसे दिया है सैंपल आउटपुट 120, मैं आपको समझा देता हूं। अगर हम सारे कॉम्बिनेशंस बनाए, ये सैंपल आउटपुट अगर आपने समझ लिया ना 120 कैसे आया है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप मेरे हिसाब से शायद खुद से कोड कर दोगे। अगर आप खुद से कोड करना ट्राई करना चाहते हो तो कर लो एक बार यहां तक क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, या फिर आउटपुट समझ के कोड करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो अपन करेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो कि सिटी ए ट्रेवल करने की कॉस्ट यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, सो एम्प्लॉय 1, 2, 3, 4, ये सिटी ए को जब ट्रेवल कर रहे हैं तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 10, 30, 50, 20, ये दी है क्वेश्चन में। सिटी बी को जब ट्रेवल कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या दिया है, मिनिमम ऑफ ए आई बी आई प्लस बी आई, यही तो कॉस्ट दी है। सो सिटी बी को ट्रेवल करने की कॉस्ट क्या आ रही है, देखो सबसे पहले मिनिमम ऑफ ए आई, सो ए आई आ गया 10 और बी एरे में क्या दिया था 20, तो मिनिमम ऑफ 10 एंड 20 प्लस बी आई यानी 20। सो अगर फर्स्ट एम्प्लॉय विजिट करना चाह रहा है सिटी बी को तो कॉस्ट कितनी आ रही है 30। इसी प्रकार से सेकंड एम्प्लॉय विजिट करना चाह रहा है आ रही है 20, थर्ड एम्प्लॉय विजिट करना आ रहा है तो आ रही है 80 और फोर्थ एम्प्लॉय विजिट करना आ रहा है तो कितनी आ रही है 50। ये कॉस्ट आ रही है इफ दे आर विजिटिंग द सिटी बी, ओके, बाय द ट्रांजिट अप। ठीक है, अगर ये कॉस्ट आ रही है सिटी बी को विजिट करने की, ठीक है, सो 2 एम्प्लॉइज हमें असाइन करने हैं जो कि ए को जाएंगे और 2 हमें असाइन करने हैं जो कि बी को जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, कि बी की कॉस्ट आपको समझ में आ गई, ए की कॉस्ट आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो हमारी जो भी ये कॉस्ट आ रही है उस हिसाब से 2 एम्प्लॉइज हम सिटी ए को असाइन करेंगे, 2 बी को असाइन करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। सो सारे पॉसिबल अगर आप यहां पर आंसर्स लोगे तो सपोज सिटी ए में हम असाइन करते हैं 1, 2 एम्प्लॉय को, सिटी बी में करते हैं 3, 4 को, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 170। 1, 3 को असाइन कर रहे हैं सिटी ए में, 2, 4 को कर रहे हैं सिटी बी में, तो आप देख सकते हो ये सारी कॉस्ट हमने जोड़ दी। सबसे पहले कैसे जोड़ी, जैसे 1, 3 को हम सिटी ए में असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो 1, 3 की ए की ट्रेवल कॉस्ट जोड़ दो 1 की और 3 की, तो कितना हो गया 60, एंड 2, 4 की बी में कर दो, सो 2 और 4 की बी की, तो ये कितना आ गया 70, तो 70 प्लस 60 कितना आ गया 130। ऐसे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करें 1, 4, 2, 3 इस प्रकार से हमने किया, तो सारे कॉम्बिनेशन जब ट्राई किए तो ये वाले हमारे ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं टू असाइन 2 पीपल टू सिटी ए, 2 पीपल टू सिटी बी। सो कॉस्टिंग आप आई होप देख पा रहे हो, तो इसमें अगर आप मिनिमम कॉस्टिंग देखोगे तो क्या आ रही है 120, और ये कॉस्टिंग कब आ रही है, जब आप
3 और 4 ये वाले एम्प्लॉइज को सिटी ए में भेज रहे हो और 1 और 2 इनको आप सिटी बी में भेज रहे हो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। सो यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी, 120 आएगी और इस प्रकार से आएगी। अब इसका कोड आप कर लो। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है, और आई होप आप लोग ट्राई करोगे। और अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो अब मैं बताता हूं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि मिनिमम कॉस्ट की बात करी जा रही है कि मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा भी नहीं है कि कोई ओवरलैपिंग प्रॉब्लम होगी, तो ये क्वेश्चन ग्रीडी का होगा। पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये ग्रीडी एल्गोरिथम का क्वेश्चन होगा, ये तो चीज पढ़ के ही समझ में आ रही है। बट ग्रीडी एल्गोरिथम में भी इसमें कुछ ट्रिक्स लगेंगी, ठीक है। शायद देखने में सिंपल लग रहा हो, बट जब आप खुद इसका कोड करोगे तो ये आसान क्वेश्चन नहीं है। देखने में आसान लगेगा, हो सकता है, बट शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज अगर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आपने नहीं प्रोवाइड करवाया, सो देर आर चांसेस कि जो टेस्ट केसेस हैं फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिकर्सिव सॉल्यूशन की तरफ चले गए, रिकर्जन लगा दिया आपने, फेल हो जाएगा, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सिंपल अप्रोच से सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल, ठीक है। क्या है हमारी अप्रोच, ध्यान से सुनना। हम मानते हैं कि भाई सारे एम्प्लॉइज की जो कॉस्ट है सिटी ए की वो दी हुई है, बी की कॉस्ट हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट जिसमें 2 एम्प्लॉइज जाएंगे ए में, 2 एम्प्लॉइज जाएंगे ए में और 2 जाएंगे बी में, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये इनपुट देखो, उस हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले मानता हूं कि भाई देखो, 2 एम्प्लॉइज हम कहां पे भेज रहे हैं, 2 एम्प्लॉइज भेज रहे हैं सिटी ए में और 2 एम्प्लॉइज भेज रहे हैं हम सिटी बी में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई जो सिटी ए में जो एम्प्लॉइज को हम भेजेंगे, ठीक है, हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, राइट, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो मैं मानता हूं कि जब मैं सिटी ए में भेज रहा हूं, सिटी में बी में भी एम्प्लॉइज को भेज रहा हूं, 2 सिटी ए में जाएंगे, 2 सिटी बी में जाएंगे। अगर मैं यहां पर ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, अगर मैं ट्रेवल करने के लिए ये चीज देखूं कि जब हम सिटी ए में जा रहे हैं या सिटी बी में जा रहे हैं, और जब हम सिटी बी में जा रहे हैं, ध्यान सुनना, जब हम सिटी बी में जा रहे हैं तो एक अलग तरीके से जा रहे हैं, बी की कॉस्ट से नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई प्लस बी आई, जिससे जो इक्वेशन है थोड़ी सी चेंज हो रही है, राइट। अगर मैं देख लूं कि देखो सिटी ए तो अपन जाएंगे ही, ठीक है, बट ट्रेवल सिटी बी जाने के लिए हमें ए की भी जरूरत यहां पर पड़ सकती है, राइट। सो यहां पर अगर मैं ये चेक कर लूं कि सिटी ए से बी जाने के लिए, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर बी सिटी जाने के 2 रास्ते होंगे, ठीक है, बी सिटी जाने के 2 रास्ते होंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई प्लस बी आई, ठीक है, यही तो फॉर्मूला बोल रहा है, ठीक है। तो सिटी बी जाने के बेसिकली 2 रास्ते होंगे। कैसे होंगे, या तो आप सिटी ए से चले जाओ या आप सिटी बी से चले जाओ। कैसे चले जाओ सिटी बी से, कि या तो आप सिटी ए से गए, ठीक है, और ये है सपोज, ये है रास्ता बी आई, ठीक है, ये रास्ता बी आई है। तो पहले तो आप ए आई से चले 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 बी आई तक आए और बी आई से फिर आप बी पे पहुंच गए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर एक और रास्ता है, दैट इज बी आई। तो सबसे पहले आप बी आई से चले, फिर बी आई तक पहुंचे और फिर आप बी पे पहुंचे। यही तो ये बात बोल रहा है, यही तो ये बात बोल रहा है, आप ध्यान से समझना, यही ये बात बोल रहा है, राइट। कि या तो एक ये रास्ता है जिसमें आप ए आई से बी आई आओगे, फिर बी आई से बी पहुंचोगे, या फिर रास्ता होगा कि आप बी आई से बी आई गए, मतलब बी आई कॉस्टिंग से बी आई पे पहुंचे और बी आई से फिर बी पे पहुंचे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि मिनिमम ऑफ ए आई या बी आई दिया है, तो या तो ए आई मिनिमम होगा, तो एक कंडीशन तो ये बन जाती है कि कॉस्ट बी आई पे पहुंचने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ए आई, अगर मिनिमम ए आई है तो ए आई प्लस बी आई, या दूसरी कॉस्ट क्या बन जाएगी, बी आई प्लस बी आई, राइट, क्योंकि ये वाला बी आई तो जोड़ना ही है अपन को, बाकी इसमें से जो भी मिनिमम आएगा उस हिसाब से अपन जोड़ लेंगे, ठीक है। सो ये फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर कहा गया है। तो मैं यहां पर एक चीज यहां पर बोल सकता हूं कि मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल लूं, ध्यान से सुनना, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई मैं इस रास्ते से पहुंच रहा हूं, सपोज ए आई प्लस बी आई वाले से, ठीक है, ए आई प्लस बी आई, मैं इस वाले रास्ते से अगर पहुंच रहा हूं, कहां पर, बी पे, बी सिटी पे पहुंच रहा हूं। अगर मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल लूं कि मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है बी सिटी पे पहुंचने में, ठीक है, क्योंकि पहले तो मैं ए सिटी पे पहुंच रहा हूं, फिर बी पे पहुंच रहा हूं, अब बी सिटी पहुंचने पे मुझे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, अगर मैं उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर दूं तो मेरा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। कैसे कैसे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
मेरे को बी पे पहुंचने के दो रास्ते आपको समझ में आ गए, एक तो ए आई प्लस बी आई है, एक बी आई प्लस बी आई, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल लूं कि बी सिटी पे पहुंचने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मतलब मैं मान लेता हूं कि देखो ये जो रास्ता है ना, यहां पर इस पॉइंट तक तो मैं आ गया, इस पॉइंट तक तो मैं आ गया, ध्यान से समझो। इसके बाद तो बी आई है ना, इसके बाद जो कॉस्ट है वो तो बी आई है। हमें यही तो कंपेयर करना है कि ए आई ज्यादा छोटा है या बी आई ज्यादा छोटा है, इन दोनों में से जो भी छोटा है उसको हम जोड़ रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं यहां तक पहुंचने की अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल लूं, ठीक है, बी सिटी तक पहुंचने की, तो मैं सो बेसिकली इस पॉइंट पर हमें पता है कि भाई बी पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। अब दो रास्तों में हमें पता है ये बी आई तो होगा, बट द थिंग इज ये जो ऊपर की चीजें ये हम कंप्यूट कर रहे हैं कि या तो हम मिनिमम हमारा ए आई होगा या बी आई होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हम लेंगे। सो बेसिकली जो भी मिनिमम हम लेंगे दैट इज फाइन, दैट इज कंप्लीटली फाइन, जो भी हम मिनिमम लेंगे। बट द थिंग इज कि व्हाट वी विल चेक इज कि कंपनी जब किसी एम्प्लॉय को सिटी ए भेज रही है तो उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, या उसे सिटी बी भेज रही है तो कॉस्ट क्या आ रहा है। या तो जब उसे सिटी बी भेजेगी कोई भी एम्प्लॉय तो कॉस्ट क्या आएगा, ए आई प्लस बी आई फॉर्मूले के हिसाब से, या फिर कॉस्ट क्या आएगा, टू बी आई। सो बेसिकली किस में ज्यादा फायदा हो रहा है, किस में हमारी कॉस्ट बच रही है, वो चीज हम यहां पर चेक करेंगे, ठीक है। अब वो चीज कैसे चेक करेंगे, उसके लिए अपन ने ये जो टेबल देखी थी इसको दोबारा से देखते हैं। सिटी ए पे भेजा तो कितनी कॉस्ट आई, 10, और सिटी बी पे भेजा तो कितनी कॉस्ट आई, 30। तो कंपनी अगर एम्प्लॉय वन को सिटी बी तक भेज रही है तो डिफरेंस कितना आ रहा है ए से बी भेजने में, 20 का। अगर कंपनी एम्प्लॉय टू को सिटी ए पे भेज रही है तो कॉस्ट आ रहा है 30, और बी तक अगर भेज रही है तो कितना कॉस्ट आ रहा है, 20। डिफरेंस कितना आ रहा है, -10 का। तो यहां पर कंपनी के कितने 10 रुपए बच रहे हैं। अगर थर्ड एम्प्लॉय को हम देखें, अगर इसे सिटी ए पे भेज रहे हैं तो कितना कॉस्ट आ रहा है, 50 का, और अगर सिटी बी पे भेज रहे हैं तो कॉस्ट कितना आ रहा है, 80 का, मतलब 30 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। और अगर एम्प्लॉय 4 को हम भेज रहे हैं तो सिटी ए तक का लग रहा है 20 रुपए एंड बी तक का लग रहा है 50 रुपए, तो 30 रुपए यहां भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो जो दो एम्प्लॉयज हैं जिनको सिटी बी पे पहुंचना भेजना सबसे ज्यादा फायदेमंद है, दैट इज 2 और 1। यही तो दो एम्प्लॉयज हैं जिनको सिटी बी पर भेजना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहां पर अगर आप देख रहे हो तो कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -10 का, और यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 20 का। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय, और आप कह सकते हो कि बेनिफिशियल एम्प्लॉय, कि जिनको अगर अपन भेजेंगे, ठीक है, जिनको अपन भेजेंगे सिटी बी तो हमारा बेनिफिट होगा। और ये हमें कैसे पता पड़ेगा, हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे पास डिफरेंस क्या आया, 20 -10 30 एंड 30। इसको हम सॉर्ट कर लेंगे, जब इसको सॉर्ट करेंगे तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 20 30 एंड 30। अब हमें पता पड़ गया कि भैया ये जो डिफरेंस है जो सबसे कम आ रहा है वो इन दो एम्प्लॉइज पे आ रहा है। सो बेसिकली इन दो एम्प्लॉइज की कॉस्ट जो है उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, उसको हम जोड़ देंगे। कहां जोड़ देंगे, ठीक है, कहां जोड़ देंगे, देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हम सारे एम्प्लॉइज को, ठीक है, सारे एम्प्लॉइज को हम कहां भेज रहे थे, सिटी ए पे, ये चीज हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर सारे एम्प्लॉइज सिटी ए पर जा रहे हैं तो 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 20 ये कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है जैसे -10, ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि भैया जब आपने सिटी ए में भेजा था, ठीक है, सिटी ए में जब आपने भेजा था तो ठीक था, बट अगर आप किसी इंप्लॉय को डायरेक्टली सिटी बी भेज रहे हो तो -10 का फायदा हो रहा है। -10 रुपए कम लग रहे हैं, तो इसमें ये जुड़ जाएगा -10 जो मिनिमम पे है, और 20 जुड़ जाएगा कि भैया जब आप सिटी बी पे भेज रहे हो ना तो केवल 20 रुपए ही इसके लग रहे हैं। तो ये जब हम सारे जोड़ देंगे ना, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 120 एंड दैट विल बी द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, दैट विल बी द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। सो बेसिकली क्योंकि हमें सिटी ए भी भेजना है और बी भी भेजना है, सो बेसिकली हमने क्या किया कि सिटी ए को सबसे पहले हमने मान लिया कि सारे एम्प्लॉइज को हमने सिटी ए भेज दिया, तो उसका कॉस्ट यहां आ गया। उसके बाद जो डिफरेंस था उसको हमने इसमें जोड़ दिया। डिफरेंस किस किस चीज का डिफरेंस जोड़ दिया, जितना भी मिनिमम डिफरेंस हमारे पास आया कि जब हमने एम्प्लॉइज को, ठीक है, हमें दो एम्प्लॉइज को भेजना था इसलिए दो ही डिफरेंस जोड़ने की जरूरत है। अगर दो एम्प्लॉइज को हमने सिटी बी में भेजा तो जो भी डिफरेंस आएगा सिटी बी में भेजने का वो हमने कॉस्ट जो था वो इसमें हमने जोड़ दिया, ठीक है, एंड दैट विल गिव अस द फाइनल आंसर। कोड देख लेते हैं सिंपल सा। सबसे पहले एन ले लिया हमने इनपुट, और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने यहां पर हमें भेजने हैं एन, लेकिन जो टोटल एम्प्लॉयज हैं वो कितने होंगे 2 क्रॉस एन, ठीक है। उसके बाद हमने ए एरे बना लिया, बी एरे बना लिया, जो कि कितने का बनेगा, टोटल का बनेगा। टोटल की वैल्यू कितनी है, 4। 4 ही तो कॉस्ट हमें चाहिए, राइट, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज 2 थे। तो यहां पर हमने ए एरे का इनपुट ले लिया जिसमें ट्रेवलिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, जो कि अभी हमने देखी थी 10 30 50 वॉट एवर इट इज 20, ठीक है। एंड बी ट्रेवल की कॉस्ट आ जाएगी जो हमने बी एरे में देखी थी, अभी हमने इनपुट में देखी थी ना 20 10
40 30, ठीक है, 20 10 ठीक है, ये बी एरे ले लिया, ठीक है। अब हमने एक एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये हमने एक एरे बना लिया एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लिख रही है जिसमें अपन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और एक हमने लॉन्ग लॉन्ग आंसर बना लिया। अब हमने अपना लूप चलाया, ठीक है, लूप किस पे चलाया, टोटल एम्प्लॉइज पे, चारों बार लूप करेंगे और जितने भी सिटी ए ट्रेवल करने की कॉस्ट है उसको हम अपने आंसर में जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। हमारे आंसर में जितनी भी सिटी जो ए को ट्रेवल करने में सारे एम्प्लॉइज का जो भी कॉस्ट लगेगा वो हम जोड़ देंगे, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि सारे एम्प्लॉइज पहले सिटी ए में जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम जो बी सिटी ट्रेवल करने की कॉस्ट है वो हम निकालते जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें दिया था कि सिटी बी को ट्रेवल करने की जो कॉस्ट है दैट इज मिनिमम ऑफ ए आई बी आई प्लस बी आई, ठीक है। अब सिटी बी ट्रेवल करने की जो भी कॉस्ट आई, सो सिटी बी कॉस्ट, ठीक है, सिटी बी ट्रेवल करने की जो भी कॉस्ट आई उसमें से हमने क्या किया था, सिटी ए ट्रेवल करने की जितनी भी कॉस्ट आई थी उससे हमने उसमें माइनस किया था, राइट। सो सिटी बी की कॉस्ट में से माइनस कर दी सिटी ए को ट्रेवल करने में जो भी कॉस्ट लग रही थी, और उसको हमने ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एरे में फिट कर लिया, क्योंकि यही तो हमने किया था, डिफरेंस निकाला था ना। सो जो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट एरे है ना वो ये डिफरेंस स्टोर कर रहा है, विच इज 20 -10 30 एंड 30। सो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एरे जो है ये हमारा डिफरेंस यहां पर क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। लास्ट में हम अपने एक्स्ट्रा कॉस्ट एरे को क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। तो ये क्या जो हो जाएगा, -10 20 30 एंड 30। एंड कितने इंप्लॉइज हमें भेजने हैं, 2 ही इंप्लॉइज तो भेजने हैं, तो एन तक लूप चलेगा, ठीक है, एन तक लूप चलेगा। 2 इंप्लॉइज को जब सिटी बी बी भेजेंगे तो जो भी डिफरेंस आया था उस डिफरेंस को हम जोड़ देंगे, ठीक है, सिटी ए के, मतलब सिटी ए का जब हमने सारा सम किया था पहले हमने ये माना था सिटी ए सारे आ रहे हैं, फिर उसके बाद जितना भी डिफरेंस निकला सिटी बी में भेजने के वो सिटी बी का जो डिफरेंस था वो हमने जोड़ दिया फॉर 2 इंप्लॉइज, जो भी मिनिमम डिफरेंस आया। सो वो हमने अपने आंसर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और लास्ट में अपने आंसर को प्रिंट कर दिया। सो इट विल गिव अस द राइट आंसर। हो सकता है देखने में क्वेश्चन इजी लगा हो, बट इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स है, समझने में कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है एक बार में समझ में भी नहीं आए, बट जब आप ड्राई रन करोगे ना इसका, एक एक चीज एक एक लाइन के साथ आप जब ड्राई रन करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं जितना समझा सकता हूं उतना मैंने समझाया, ठीक है, मेरे लिए भी ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, एंड मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई आपको इजी वे में समझा पाएगा। ये भी मैं आपको बताता हूं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप खुद इस क्वेश्चन को लिख के ढंग से ये सब चीजें नहीं करोगे तब तक समझ में ज्यादा नहीं आएगा। बट आई ट्राइड माय बेस्ट, आई होप यू गाइस गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बच्चे ने मुझे सारे क्वेश्चन शेयर किए थे, मैं उसी में से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहले तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल का जो एग्जाम हुआ है इन्फोसिस का एसपीडीएससी हायरिंग के लिए, द गुड थिंग इज कि जो मुझे फील हुआ था एग्जाम लेवल वाज इजी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। जो एग्जाम का लेवल था वो मुझे इजी फील हुआ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्वेश्चंस डेफिनेटली डिफिकल्ट थे, बट जो लास्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं उसमें एक ये भी रीजन हो सकता है कि ऑफ कैंपस में भी इंक्लूडेड थे काफी सारे बच्चे, सो इस चक्कर में ज्यादा डिफिकल्ट आया हो। बट इस बार प्रॉपर ऑन कैंपस का एग्जाम है, सो दैट्स व्हाई आई कैन फील कि शायद इसलिए लेवल सही आया हो। बाकी अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है आज या कल में, सो यू कैन गिव मी दैट हाउ मेनी कोडिंग क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व, ठीक है, हाउ मेनी कोडिंग क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप लोग बता सकते हैं आपको कैसा फील हुआ एग्जाम, क्या क्वेश्चंस आए थे, जो भी आपको बताना हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट अर्जुन सीरीज। वाई, देखो अगर आपके कॉलेज में इन्फोसिस आई है हायरिंग करने के लिए, बहुत ही जल्द मल्टीपल कंपनीज हायरिंग करने के लिए आएंगी, जैसे कि कैप जेमिनी, एलटीआई, माइंट्री, कोफोर्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आएंगी। तो आपको उनकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से ही स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज ये बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट, ये बहुत सारी कंपनीज होने वाली हैं जो कि आपके कॉलेज में आएंगी वन बाय वन। एंड मैं आपको सही बताऊं तो टाइम उस टाइम में ज्यादा नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अर्जुन सीरीज, बिकॉज इसमें सब कुछ है। सो आप जिस भी कंपनी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो आपको सारा मटेरियल इसमें मिलेगा, क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, स्यूडो कोड, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल, डिलॉयट एनालिटिका का पेपर, और मतलब जो कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक कंपनी के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो भी चाहिए होता है, एप्टीट्यूड, सीएस फंडामेंटल, कोडिंग क्वेश्चन, वो सब इसमें प्रोवाइडेड है, सूडो कोड, गेमिफाइड असेसमेंट। तो कोई भी कंपनी अगर आपके कॉलेज में आती है, सो यू कैन प्रिपेयर गुड फॉर दैट, ओके। एंड दिस कंटेन्स एवरीथिंग विच यू विल बी नीडिंग फॉर एनी कंपनी, सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल है अर्जुन सीरीज में, सो यू कैन प्रिपेयर इट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो था ये मीडियम या हार्ड कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आया था। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मीडियम या हार्ड, उन दोनों में से किसी एक कैटेगरी का क्वेश्चन है जो कल के पेपर में आया था, आइदर इट इज मीडियम और हार्ड, ठीक है।
एंड क्वेश्चन मुझे ज्यादा हार्ड नहीं फील हुआ, सही बताऊं तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैंने एक बार में देख के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मतलब मेरे को ज्यादा सोचने का भी वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं तो मैं कोडिंग प्रैक्टिस काफी टाइम से कर रहा हूं और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करे हुए हैं। अब पता नहीं मैंने ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं किया, पता नहीं किया भी होगा पहले या नहीं किया, बट क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया कि ये कैसे सॉल्व होगा। Question था, you are given a string S, split the string into the minimum number of contiguous subarray such that every substring is a palindrome. A palindrome is a string that reads the same forward and backward. Return the minimum number of palindromic substring required to partition the entire string. Every character of the string must belong to exactly one substring. Consider both odd length and even length palindromes while partitioning. ठीक है, सो ये यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज हमारे दिमाग में आती है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्ट्रिंग दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग दी है ए बी ए, फिर ए सी सी ए बी बी। सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रिंग दी है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए एक स्ट्रिंग ली है। अब इस स्ट्रिंग को मेरे को पार्टीशन में डिवाइड करना है एंड मिनिमम पार्टीशन में डिवाइड करना है। मिनिमम पार्टीशन में मुझे इसको डिवाइड करना है एंड कंडीशन ये है कि जो क्वेश्चन में लिखी गई है कि जो इसमें दिया है कि स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू मिनिमम नंबर ऑफ कंटीगियस सब स्ट्रिंग्स सच दैट एवरी सब स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। जितनी भी सब स्ट्रिंग्स में मैं से डिवाइड कर रहा हूं वो सारी की सारी इसमें पैलिंड्रोम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं एंड मैं अगर इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूं, जैसे सपोज मैंने एक यहां पर स्प्लिट कर दिया, एक मैंने यहां स्प्लिट कर दिया, तो मेरे दो पार्टीशन बन गए एंड दो पार्टीशन के बाद मेरी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कितनी बन गई, यहाँ पर तीन बन गई। एक तो हो गई ए बी ए, एक सब स्ट्रिंग हो गई ए सी सी ए और एक हो गई बी बी। तो ये तीनों अगर आप सब स्ट्रिंग देखोगे तो ये तीनों क्या है, पैलिंड्रोम है, राइट, तीनों ही पैलिंड्रोम है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, टू। टू आ गया ना। मैं कितने कितने पार्टीशन डाल रहा हूँ, दो पार्टीशन डाल रहा हूँ, ठीक है। उससे ये क्या हो रही है, मेरी जो सब स्ट्रिंग है इसको मैं इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, सारे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर इक्वल पैलिंड्रोम्स हैं, मतलब सारी जो कंटीगियस सब स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी क्या है, पैलिंड्रोम्स है। एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस मैंने यहाँ पर करे हुए हैं, ठीक है। तो इसको इस टाइप से हमें जो आंसर है वो यहाँ पर रिटर्न करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब जब क्वेश्चन क्लियर है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेरे अप्रोच सीधे दिमाग में आ रही है वो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक सीधी सीधी अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है फर्स्ट टाइम में, और वही मेरा आंसर भी होगा। कैसे, मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, मेरे पास है ए बी ए ए सी सी ए बी बी, ठीक है। मेरे पास ये स्ट्रिंग है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देता हूं फर्स्ट पार्ट से, और जैसे ही मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा इसको फर्स्ट पार्ट से, मैं सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्राई करूंगा, और सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्राई करने के बाद, ठीक है, सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्राई करने के बाद जो भी सॉल्यूशन मेरा मिनिमम आंसर रिटर्न कर रहा होगा वो मेरा आंसर रिटर्न मैं करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, फर्स्ट से। तो अगर मैं इसको यहां पर डिवाइड करूं इस जगह से, ठीक है, तो मेरा पहला पार्टीशन क्या हो जाएगा, पहला तो मेरा बन गया ए, तो मेरा ये अगर आप देख सकते हो ये क्या है, ये पैलिंड्रोम है प्लस, ठीक है। फिर यहां पर आप देख सकते हो मेरी जो बाकी बची हुई स्ट्रिंग है दैट इज बी ए ए सी सी ए बी बी। सो ये दो मैंने पार्टीशन में जब डिवाइड किया तो मैं जानता हूं कि ये जो है ये पैलिंड्रोम है, राइट, ये सिंगल ए जो है वो खुद में पैलिंड्रोम है, ठीक है। जब ये पैलिंड्रोम है तो इसका आंसर क्या आ गया, एक पार्टीशन तो मेरा हो गया। अब एक पार्टीशन होने के बाद जो बची हुई मेरी स्ट्रिंग है इसमें मैं दोबारा से इसको अपने सॉल्व फंक्शन में पास कर दूंगा कि भैया एक आंसर तो मुझे मिल गया, बाकी की जो बची हुई स्ट्रिंग है उसको मैं रिकर्सिवली अब सॉल्व करवा रहा हूं। तो बाकी बची हुई जो स्ट्रिंग है जब वो स्टार्ट होगी तो ये कहां पर पार्ट होगी, ये बी से स्टार्ट होगी। तो ये कहेगा कि भैया बी भी पार्टीशन है, तो बी खुद में तो एक पार्टीशन है ही, मतलब खुद में तो पैलिंड्रोम है ही। तो एक तो प्लस वन आंसर आ गया बी के लिए। अब बाकी की जो बची हुई स्ट्रिंग है वो क्या बची, ए ए सी सी ए बी बी, ठीक है। तो ये एक खुद में एक और आंसर आ गया, ठीक है। सो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहां पर जो मैं सारे टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं यहां पर एक्सप्लोर कर रहा हूं पार्टीशन कर करके। मैं ये चेक कर रहा हूं कि बस जब मैं पार्टीशन कर रहा हूं तो वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार से मेरा ये जो सबसे लेफ्ट वाला ये जो ट्री बनेगा रिकर्सिव ट्री, इसमें तो सारी स्ट्रिंग्स खुद में तो पैलिंड्रोम होंगी। सो बेसिकली अगर इस स्ट्रिंग की n लेंथ है
तो मेरे n माइनस पार्टीशन बन जाएंगे, जिसमें मैं हर कैरेक्टर के बाद एक पार्टीशन बना दूंगा और ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी पैरेंड्रोम हो जाएगी। बट बेसिकली ये तो होगा नहीं। तो अब जैसे क्या होगा कि पहला पार्टीशन तो हमने यहाँ पे बना लिया, तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या होगी कि हम दूसरी जगह पे पार्टीशन लगाएंगे। जैसे हमारी ये स्ट्रिंग थी ना, ये एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि हम यहाँ पर पार्टीशन लगाते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि ये लूप चलेगा हमें पता है, तो अगला पार्टीशन का लगेगा इस जगह पर, अगला पार्टीशन इस जगह पर लगेगा। अब इस जगह पर जब पार्टीशन लगा तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग बची, ए बी। तो जब ए बी बची तो मैं चेक करूंगा क्या ये पैरेंड्रोम है, पैरेंड्रोम है ही नहीं। तो अगली जगह पे ट्राई करो, अगली जगह यहाँ पे पार्टीशन बचेगा, क्या स्ट्रिंग बची, ए बी ए। क्या ये पैरेंड्रोम है, हाँ ये पैरेंड्रोम है। तो यहां पर पार्टीशन लग सकता है। अब जो बची हुई स्ट्रिंग है वो मैं सॉल्व फंक्शन में पास करूंगा। ये पार्टीशन से मेरा आंसर आ गया 1, और बची जो स्ट्रिंग है वो क्या बची मेरे पास, ए सी ए बी बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये सॉल्व फंक्शन में पास होगा तो दोबारा से जो आंसर है वो उसी प्रकार से स्टार्ट होगा। सबसे पहले पहला पार्टीशन कहाँ लगेगा, हर किसी इंडिविजुअल जगह पे एक एक के बाद, ठीक है। तो वो एक लूप चल जाएगा। जब अगला लूप चलेगा तो वो ए के बाद सी पे पार्टीशन लगेगा, चेक करेगा क्या ये पैरेंड्रोम है, ए सी नहीं है पैरेंड्रोम। फिर अगला इस पे लगेगा ए सी सी, क्या ये पैरेंड्रोम है, नहीं है। फिर लगेगा ए सी सी ए, यहां पे चेक करेगा क्या इतना पोर्शन पैरेंड्रोम है, हाँ है। तो इसका जो आंसर है वो भी ऐड हो जाएगा, दैट इज +1। एंड जो बची हुई सॉल्व स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी अपन की, बीबी, ये बचेगी। ठीक है। सो इस प्रकार से हम हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के बाद, ठीक है, हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के बाद वी विल बी गिविंग द मिनिमम पार्टीशन कॉस्ट। ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन मेरी ध्यान से समझो, जिससे आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी विल बी यूजिंग द डीपी। ठीक है, व्हाई वी विल बी यूजिंग द डीपी। ठीक है। सो हमारा ये जो क्वेश्चन था, हमने जो एग्जांपल लिया था ये वाला, सपोज इसमें सबसे पहला जो पार्टीशन होगा वो तो इंडिविजुअल पार्टीशन होगा। ठीक है। इंडिविजुअल पार्टीशन जब मैं करूंगा, जब मैं इंडिविजुअल पार्टीशन करूंगा, इंडिविजुअल पार्टीशन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया, सपोज इस जगह पर मैंने पार्टीशन किया इंडिविजुअल पार्टीशन, ठीक है। तो मेरी इसका आंसर तो आ गया 1, और उसके बाद जो बाकी बची हुई स्ट्रिंग है वो भी सॉल्व फंक्शन में जाएगी, ये पूरी की पूरी। ठीक है, बी ए सी ए बी। कोई ना कोई कंडीशन तो ऐसी आएगी जब अपन इंडिविजुअल पार्टीशन कर रहे हैं एंड हम हर किसी का जो आंसर है उसको हम स्टोर कर रहे होंगे। सपोज मेरे पास एक कंडीशन आती है कि सपोज मेरे पास केवल इतनी स्ट्रिंग बच रही है, ठीक है, इतनी स्ट्रिंग, एंड इतनी स्ट्रिंग का जो मिनिमम आंसर है वो क्या है, 2। ध्यान से सुनना, जो मेरा इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, इसका हमें पता है कि इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है पार्टीशन करने की वो 2 है। अब सपोज मेरे पास यही स्ट्रिंग, केवल जो इतनी स्ट्रिंग है सी ए बी, इतनी सेम स्ट्रिंग अगर मेरे को दोबारा से सॉल्व फंक्शन में पास होती है, जब मैं और पार्टीशन कोई कर रहा हूं, सपोज मैं किसी और जगह से पार्टीशन कर रहा हूं और ये सेम स्ट्रिंग मुझे मिलती है दोबारा से, मुझे इसी का आंसर चाहिए, तो मैं बार बार कंप्यूट करने से अच्छा है कि मुझे पता है कि इसका मिनिमम आंसर कितना है, 2, इतनी बची हुई स्ट्रिंग का। तो इसको मैं डीपी में स्टोर करवा लूंगा, और जब भी मुझे जरूरत होगी इतनी बची हुई स्ट्रिंग की, तो मेरा सीधे ये जो डीपी का आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर हम इस प्रकार से मेमोराइजेशन यूज कर सकते हैं डीपी का। सो आई होप ये चीज तो आपको समझ में आई गई कि क्या अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम मिनिमम पार्टीशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बट अब कोड की बात करते हैं, तो कोड भी मेरे हिसाब से बहुत सिंपल ही है। कैसे सिंपल है, देखो, हम स्टार्ट करेंगे अपने ith पॉइंटर से। ठीक है, हमारा ith पॉइंटर और jth पॉइंटर से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्ट्रिंग का ith पॉइंटर रख देंगे इस जगह पर। तो मेरा i इस जगह पर है, स्टार्टिंग में j भी इसी जगह पर होगा। सबसे पहले पहला पार्टीशन होगा क्योंकि ये तो पैरेंड्रोम है, ठीक है। फिर हम j को बढ़ाते चले जाएंगे, तो j आगे जब जाएगा तो j पहुंच जाएगा इस जगह पर। तो हम चेक करेंगे क्या a भी पैरेंड्रोम है, नहीं है, तो पार्टीशन हो ही नहीं सकता। फिर j फिर से आगे बढ़ जाएगा, तो j फिर से आगे बढ़ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a b a। क्या ये पैलिंड्रोम है, हाँ ये पैलिंड्रोम है। जब हमें पता पड़ गया कि ए बी ए ये पैलिंड्रोम है, इसका आंसर तो काउंट हो जाएगा 1, कि भैया एक पार्टीशन हम करेंगे। प्लस जब हम बाकी की स्ट्रिंग पास करेंगे, ये वाली विच इज सी ए बी, ठीक है, तो जो हमारा आई पॉइंटर है वो किस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर, और दोबारा से जे पॉइंटर यहीं से स्टार्ट होगा। तो आई पॉइंटर क्या हो जाएगा, j+1, j+1, क्योंकि j तक तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, तो j+1 पे आई पॉइंटर पहुंच जाएगा, वो नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए आई बन जाएगा। इस प्रकार से हम अपना आई और j दो पॉइंटर्स लेके चलेंगे और काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरी अप्रोच समझ में आ गई। जस्ट कोड देख लेते हैं। एंड अर्जुन सीरीज जैसा मैंने आपको बताया, अगर बाकी की कंपनीज आपके कॉलेज में डेफिनेटली आएंगी, सो यू कैन परचेज इट, एंड इसमें सारी कंपनीज का मटेरियल आपको मिलेगा। कोड देख लेते हैं इसका एक बार। सबसे पहले तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन से। हमने अपनी स्ट्रिंग ले ली,
स्ट्रिंग को लेकर हमने मिनिमम पैलिंड्रोम पार्टीशन फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है। जब हमने मिनिमम पैलिंड्रोम फंक्शन में इसमें पास किया पार्टीशन में, तो सबसे पहले हमने एक डीपी बना ली, ठीक है। हमारी डीपी कहाँ तक बनेगी, स्ट्रिंग डॉट लेंथ से अगर आप देखोगे तो डीपी जो हमने बनाई है वो वेक्टर में डीपी बनाई हुई है, ठीक है। सिंगल डीपी 1D डीपी हमने बनाई हुई है। एंड आप देख सकते हो कितने लेंथ की बनाई हुई है हमने, जो भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है उस लेंथ की हमने डीपी बनाई हुई है। और -1 से हमने अपनी डीपी को क्या है, असाइन किया हुआ है, ठीक है। -1 से असाइन किया हुआ। उसके बाद हम अपनी जो डीपी है उसको हम सॉल्व फंक्शन में पास कर रहे हैं, आई को पास कर रहे हैं और स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। तो हमारा क्या पास हो रहा है, एक तो स्ट्रिंग पास हो रही है, आई की वैल्यू पास हो रही है और अपनी डीपी हमारी पास हो रही है सॉल्व फंक्शन में, ठीक है। सॉल्व फंक्शन पे आते हैं। सॉल्व फंक्शन में सबसे पहले हमने स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर ली। स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के बाद हम चेक करें इफ आई इक्वल्स टू एन देन रिटर्न जीरो। मतलब हमारी जो भी स्ट्रिंग है, सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है, कोई भी हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर आई जो है, अगर वो लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया, एन तक पहुंच गया, तो हमें क्या करना है, जीरो रिटर्न कराना है, क्योंकि फिर तो कोई पार्टीशन होगा नहीं। इफ डीपी ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब डीपी की जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है ith पोजीशन के लिए, तो हम डायरेक्टली डीपी को रिटर्न कर देंगे। मतलब हमारे पास डीपी पे ऑलरेडी जो वैल्यू है वो हमारे पास स्टोर्ड है, हमारे पास ऑलरेडी आंसर स्टोर है। तो जैसे ही हमारे पास आंसर स्टोर है, सपोज इस वैल्यू का आंसर ऑलरेडी हमारे पास स्टोर है, दैट इज नॉट -1, तो डायरेक्टली हम आंसर को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे डीपी से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी। इनिशियल में हम जो मिन कॉस्ट है उसको हम इंट मैक्स से असाइन कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट को, ठीक है। उसके बाद वी आर रनिंग अवर लूप फ्रॉम द दैट इज फॉर जे, एंड जे की वैल्यू आई से स्टार्ट हो गई है, एन तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते जाएंगे हर किसी जगह पर कि क्या वो पैलिंड्रोम है। सो हम इस पैलिंड्रोम फंक्शन में पास कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को, आई को और जे को, कि भैया उस लेंथ तक जो भी हम पास कर रहे हैं फ्रॉम आई टू जे, क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अगर वो पैलिंड्रोम है तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट में एक जोड़ दे रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अगर पैलिंड्रोम बन गया तो एक जोड़ दे रहे हैं, एक जोड़ने के बाद दोबारा से हम अपने सॉल्व फंक्शन में इसको पास कर देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को पास कर देंगे और जो पॉइंटर आई की जगह पास होगा वो क्या होगा, J+1, क्योंकि अगले अगले कैरेक्टर से पास करेंगे ना हम, ओके। एंड अपनी डीपी पास कर देंगे। लास्ट में मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिन कॉस्ट विल बी द मिनिमम ऑफ द मिनिमम कॉस्ट एंड कॉस्ट। इन दोनों से जो भी मिनिमम निकलेगा वो मिनिमम कॉस्ट में आ जाएगा, एंड लास्ट में वी विल बी रिटर्निंग द डीपी ऑफ आई, ठीक है, आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ मिन कॉस्ट, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट में रिटर्न हो जाएगा। सो इस प्रकार से जो भी मिनिमम आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आपको बेसिक्स आते हैं डीपी वगैरह के तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा डिफिकल्ट फील नहीं होगा, ऑल्दो दिस अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, ओके, बट उतना ज्यादा हार्ड नहीं है अगर इन्फोसिस के लेवल से कंपेयर करें तो। आई होप इसमें आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलने वाले इट्स अ मॉक टेस्ट सीरीज विद टाइमर, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझने में अपन टाइम नहीं देंगे ना तब तक आंसर भी नहीं समझ में जाएगा। इसलिए क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आंसर भले ही फटाफट समझ लो। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ मोबाइल फोन यूजेस द ट्रेडिशनल कीपैड। सबसे पहले एक मोबाइल फोन है जो क्या यूज कर रहा है, ट्रेडिशनल कीपैड यूज कर रहा है, लेआउट वेयर मल्टीपल लेटर्स शेयर द सेम न्यूमेरिक की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 है। सो अगर आपने कीपैड फोन देखा है तो जब आप 1 को प्रेस करोगे तो ए बी सी हम तीनों 1 के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप 1 को एक बार दबाओगे तो ए प्रिंट हो जाएगा, दो बार दबाओगे तो बी प्रिंट हो जाएगा, तीन बार दबाओगे तो सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ना डायरेक्टली, अब पेपर में जब पढ़ोगे तो ये चीज समझने के लिए 5 मिनट लग जाता है, तो इसलिए अभी क्वेश्चन पढ़ने में इजी लगते हैं जब मैं समझाता हूं, अदरवाइज डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। Same numeric key. Because of thumb fatigue, a user records only the sequence of a key press instead of intended message. Given a string consisting of digits 2 to 9, determine the number of different messages that could have produced the given sequence. Keys 2, 3, 4, 5, 6, 8 each represent 3 letters. Therefore, at most 3 consecutive presses if the key can correspond to a single character. Keys 7 and 9 each represent 4 letters, therefore, at most 4 consecutive presses of these keys can correspond to a single character. Consecutive identical digits may be grouped into varied key presses in different ways. Different grouping correspond to different possible message. Return the total number of possible message modulo 10 to the power 9 plus 7. अब क्वेश्चन पढ़ने में ही दिमाग खराब हो गया होगा, यही बात तो मैं आपको बोल रहा था, क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही दिमाग खराब हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इतनी बड़ी रामायण सी लिख दी है। तो सारी रामायण को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। कैसे करेंगे सम अप,
ये क्या बोल रहा है, आपको डिजिट वाली चीज तो मैंने समझा दी कि कैसे कैसे होगा, ये जो बोल रहा है ट्रेडिशनल कीज हम यूज कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग होगी, ठीक है, जो ये बस बोल रहा है ना उसको ध्यान से पढ़ते जाना। गिवन है स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट 2 to 9, मतलब जो डिजिट दी होगी उसमें जो नंबर्स होंगे वो कहां से कहां के बीच में होंगे, ये चीज इन्होंने इसमें स्पेसिफाई कर दी है कि 2 से 9 के बीच में जो डिजिट्स हैं उसके नंबर्स यहां पर होने वाले हैं, ठीक है। सो 2 से 9 के बीच में जो डिजिट्स हैं वो हमें स्ट्रिंग में दी जाएंगी, ठीक है। और इससे हमें बता रहे हैं किस प्रकार के डिफरेंट जो मैसेजेस हैं वो हमें मिल सकते हैं। अब यहां पर लिखा है कि कीज 2 3 4 5 6 एंड 8 है, वो तीन लेटर्स को रिप्रेजेंट करती है, एट मोस्ट 3 कंसेक्यूटिव प्रेसेस उसमें पॉसिबल है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें स्ट्रिंग में 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है या 8 दिया है, तो उसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो कीज है ये तीन बार दबाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 रिप्रेजेंट करता है ए बी सी को, ठीक है, तो 2 को कितनी बार दबाया जा सकता है, एट मोस्ट 3 बार दबाया जा सकता है। तो अगर सपोज किसी यूजर ने 2 दबाया है, तो या तो वो एक बार दबाया होगा, 2 बार दबाया होगा या 3 बार दबाया होगा। अगर उसने एक बार दबाया तो कौन सा लेटर बनेगा, ए। अगर उसने 2 बार दबाया तो कौन सा लेटर बनेगा, बी। और अगर उसने 3 बार दबाया तो कौन सा लेटर बनेगा, सी। तो ये तो अपन को समझ में आ गया। लेकिन अगर सपोज उसने एक बार दबाया, फिर एक बार दबाया, फिर एक बार दबाया, तो क्या बनेगा, ए बी, नहीं, ए और ए, ट्रिपल ए तो बनेगा अगर उसने वन 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 दबाया। मतलब वो 2 को कितनी बार दबा सकता है, ठीक है, 3 बार दबा सकता है ना, 3 बार दबा सकता है एट मोस्ट, एक की, एक सिंगल की बनाने के लिए। तो सिंगल की अगर बनाना है तो क्या बनेगी इसमें, सी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ए बी सी रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये जो लेटर्स है ना इनको एटमोस्ट 3 बार दबाया जा सकता है एक सिंगल की बनाने के लिए, ठीक है। 7 और 9 को यहां पर 4 लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको 4 बार दबाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 7 है, तो 7 के सामने हो सकता है क्या लिखा हो, ए बी सी डी, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो इसमें 4 लेटर्स होंगे, तो अगर आप हो सकता है 7 को 4 बार दबा रहे हो, तो यूजर की पॉसिबिलिटी ना उसने 4 बार दबाया, तो अगर उसने 7 4 बार दबाया तो हो सकता है कि यूजर ने क्या बनाया, डी बनाया। ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि 4 बार दबाया तो डी बन गया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 7 और 9 4 बार दबाए जा सकते हैं, एंड 2 से लेके आपके जो 8 तक नंबर है वो 3 बार दबाए जा सकते हैं एट मोस्ट, ठीक है। Consecutive identical digits may be grouped into valid key presses in different way। अभी इसको समझ लेंगे, different groups corresponding to different possible messages, ठीक है। अब हमें क्या बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैसेज कितने बन सकते हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा, इनपुट देखेंगे तो और समझ में आएगा। इनपुट ने दिया है 2 2 2 2 2 2 3 3। अब ये पूछ रहा है कि इससे कितने पॉसिबल मैसेज बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने पॉसिबल मैसेज बनाए जा सकते हैं। इनपुट क्या है, 2 2 2 3 3। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या आया, 2 2 2, ये आया। अब यहां से क्वेश्चन समझ में आएगा, ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। हो सकता है कि यूजर ने 2 को एक बार दबाया, हो सकता है यूजर ने 2 को कितनी बार दबाया, यहां पर 2 बार बनाया, एक सिंगल की के लिए दबाया है। और हो सकता है कि यूजर ने 2 को 3 बार दबाया है एक सिंगल के लिए। तो ये चीज पॉसिबल है ना, कि एक यूजर ने या तो सिंगल बार एक की प्रिंट कर दी, जैसे अगर उसने सपोज 2 दबाया तो मान लो कि केवल ए प्रिंट हो गया। अगर उसने डबल बार 2 दबाया यानी कि 2 2 दबाया तो क्या प्रिंट हो गया, बी। एंड अगर ट्रिपल टाइम्स उसने 2 दबाया तो ए बी सी तीन चीजें यहां पर जो है वो यहां पर क्या हो गई, प्रिंट हो गई, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर सी प्रिंट हो गई, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पर अगर सपोज ने एक सिंगल टाइम ए दबाया था ए बनाने के लिए, तो यहां पर बाकी के दो 2 2 और बचे ना, तो इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज और क्या बनेंगी कि 2 दबाने के बाद इसने फिर से सिंगल टाइम 2 दबाया है। तो अगर इसने सिंगल टाइम 2 दबाया है तो क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। और हो सकता है इसने 2 बार 2 2 दबा दिया हो जब सिंगल टाइम्स 2 यूज हो चुका है, तो यहां पर ट्रिपल 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पॉसिबिलिटी जो है ये बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती, बनाई जा सकती है ना। अपन केवल एक केस को लेकर चलो, एक केस को, उससे बेटर समझ में आएगा। अगर अपन सारे केस करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। केवल अपन 2 का केस लेकर चल रहे हैं, 3 बार 2 दबाया गया है यानी कि 2 2 2 दबाया गया है, ठीक है। अब इसके जो पॉसिबल केसेस हैं वो क्या है, कि सबसे पहले एक बार 2 दबाया, ठीक है, एक तो ये पॉसिबल है। एक बार ये पॉसिबल है कि डबल टाइम्स 2 दबाया, और एक बार ये है कि ट्रिपल टाइम 2 दबाया। अगर एक बार 2 दबाया तो ए बन गया, 2 टाइम्स 2 दबाया तो बी बन गया, और 3 टाइम्स 2 दबाया तो सी बन गया। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो सी से तो हम आगे यहां पर जा ही सकते हैं कि तीनों टाइम्स के जो 2 हैं वो यूज हो गए। तो ये तो हमारा एक वैलिड, आप बोल सकते हैं वैलिड जो मैसेज है वो हमने इंटरप्रेट कर लिया इस जगह पर। जो यहां पर सिंगल टाइम 2 दबाया है, इसके दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं कि यहां पर सिंगल टाइम 2 दबाया तो ए बन गया। अब हो सकता है दोबारा से सिंगल टाइम 2 दबाया हो, तो अगर दोबारा से सिंगल टाइम 2 दबाया है तो यहां पर 2 2 बन जाएगा, और 2 2 बन जाएगा, और जो मैसेज बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ए। या फिर ये भी पॉसिबल है कि सिंगल टाइम 2 दबाया और उसके बाद
दो बार टू टू दबा दिया तो उससे क्या बन जाएगा बी, तो जो मैसेज बन जाएगा वो क्या बन जाएगा ए बी, डबल टाइम्स टू टू दबाने पर। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक केवल सिंगल पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पर क्या बन चुका है, ए मैसेज बन चुका है कि एक सिंगल टाइम जो टू बचा है वो और दबाया, तो यहाँ पर जो मैसेज बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, टू टू टू, यानी कि ट्रिपल ए। अगर आप देखोगे तो जो थ्री टाइम्स टू है उनसे हमने कितने मैसेज बनाए, कितने मैसेज बनाए, ये जो थ्री टाइम टू थे, एक ये मैसेज बनाया कि भैया ट्रिपल ए बन सकता है, एक ये मैसेज बनाया ए बी बन सकता है, एक ये मैसेज बनाया कि क्या बन सकता है बी, ठीक है बी बन सकता है, नहीं नहीं बी नहीं बन सकता, बी के बाद यहां पर अभी इसकी भी तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि टू टू हमने यूज कर लिया, फिर उसके बाद एक सिंगल टाइम यहां पर भी टू दब सकता है, तो जिससे ट्रिपल टू हो जाएगा, एंड यहां पर जो मैसेज बनेगा वो क्या बनेगा बी ए, दो टाइम्स टू दबा के फिर उसने सपोज एक बार वन टाइम टू दबाया तो बी ए बन जाएगा ना, तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई बी ए हो गई, और एक पॉसिबिलिटी हो गई सी। तो ये चार मैसेज जो हैं वो यहां पर बनाए जा सकते हैं, राइट, ये चार मैसेज यहां पर बनाए सकते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर आपको ये चीज भी नहीं समझ में आई है तो भैया आगे का क्वेश्चन समझना बड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लेके मैंने ये चीज समझाई है कि आपको कैसे बनेंगे, इतने डिटेल में कोई नहीं समझा पाएगा आपको। एक एक चीज समझा रहा हूं, और मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन समझाना कोई आसान बात नहीं है, कोई एरा गैरा नत्थु गैरा समझा भी नहीं पाएगा आपको ये क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत डिटेल्ड नॉलेज चाहिए। जो इन्फोसिस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये एक्चुअल में गूगल वगैरह के ऊबर वगैरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको समझने में दिमाग फट जाता है, इनको समझाना तो और भी ज्यादा टिपिकल है। मैं कैसे समझाता हूँ मुझे ही पता है, बहुत मेहनत लगती है समझाने में, ठीक है। तो ये चार मैसेज बन गए अपन के ट्रिपल टू से। अब क्या बचा, थ्री थ्री बचा। थ्री थ्री से हम कैसे इंटरप्रेट बन सकते हैं कि भैया एक बार थ्री दबाया, सपोज थ्री से अभी हमारा कुछ मैसेज बनता है, ठीक है, सो हमारा सपोज थ्री से थ्री को भी हम तीन टाइम्स दबा सकते हैं मैक्सिमम, और थ्री से जो हमारे कैरेक्टर जो इसमें रिप्रेजेंट होते हैं दैट इज डी ई एफ, ठीक है। तो सपोज थ्री को एक टाइम अगर हमने दबाया तो यहाँ पर डी बन गया, अगर थ्री को टू टाइम्स दबाया तो ई बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइम दबाने पे थ्री बन गया, दो टाइम दबाने पे थ्री बन गया। अब यहाँ पर भी एक और पॉसिबिलिटी होगी कि एक बार थ्री को और दबाया जाए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी डी बन जाएगा। तो जो दो पॉसिबिलिटीज इसकी हो गई वो क्या हो गई, डी डी और ई, ये दो पॉसिबिलिटीज इसकी हो गई, ठीक है। अब यहां पर चार पॉसिबिलिटीज तो हमारे टू वाले ग्रुप से बन गई, और जो थ्री वाला ग्रुप है उससे हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई, दो पॉसिबिलिटीज बन गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर दोनों को हम कंबाइन करें कि इनसे टोटल नंबर ऑफ कितने मैसेज इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, बिकॉज ये कंबाइंड है ना, ट्रिपल टू थ्री थ्री, तो कितने मैसेज कंबाइंड इनसे बनाए जा सकते हैं, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वी एक्चुअली गॉट फ्रॉम टू फॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय थ्री फॉर्मेशन। सो टू फॉर्मेशन से अगर हम ये टू का यूज करके अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, फोर, और थ्री का यूज करके फॉर्मेशन बन रही है तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, टू। तो आंसर कितना आ जाएगा, एट। कि हम टोटल कितने मैसेज बना सकते हैं, हम टोटल एट मैसेज यहां पर बना सकते हैं यूजिंग दिस की या दिस कीवर्ड विच इज ट्रिपल टू थ्री थ्री। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आई होगी, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में मैंने आपको ये समझाया है। और जब मैंने ये आपको समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं रिकर्जन से। रिकर्जन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हमने बनाई, अब रिकर्जन में जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक चीज और देखी थी हमने, कई बार सेम पॉसिबिलिटी रिपीट हो रही थी कि टू टू दब गया दोबारा, तो ये चीज मल्टीपल बार रिपीट हो रही थी, इसलिए हम इसमें डीपी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिपीटेशंस इसमें आ रहे हैं, सो हम इसमें डीपी का यूज कर पाएंगे। अब अगर हमारे पास रिकर्जन का सॉल्यूशन आ गया और डीपी हमें पता है कि इसमें लग जाएगी, तो रिकर्जन को मेमोराइज करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो होगा नहीं, तो मेमोराइजेशन का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो उससे हमारा जो डीपी का आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। पर अब यहाँ पर एक चीज आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि बेसिकली जब इसको हम यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनाएंगे कैसे। पॉसिबिलिटीज ऐसे बनाएंगे कि जैसे सपोज हमारे पास एक डिजिट आती है टू, तो हो सकता है कि मैसेज में यहाँ पर थ्री टाइम्स टू दिया है, बट हो सकता है टू टाइम्स टू हो, बट हमें नहीं पता ना कि आगे मैसेज में कितने टाइम्स टू होगा। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता आगे कितने टाइम्स टू होगा, तो हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। मैक्सिमम कितने टाइम्स हो सकता है, हमें पता है कि भैया जो बाकी सारे लेटर्स हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड एट, इनको तीन बार मैक्सिमम दबाया जा सकता है, और सेवन और नाइन को फोर बार दबाया जा सकता है। तो हम लेके चलेंगे ये चीज कि जब तक लेटर सेम है, जब तक लेटर सेम है एंड वी आर इन द लेंथ, वी आर इन द लेंथ, हम अपने लेंथ से कम में चल रहे हैं, तब तक हमारा लूप चलेगा। जैसे आप देख सकते हो जो टू है हमारा, ये तीन टाइम्स यहां पर दिया हुआ है, तो हमारा लूप कैसे चलेगा कि जब तक हम लेंथ के अंदर हैं, हमारी लेंथ कितनी होगी, तीन, क्योंकि मैक्सिमम तीन बार दबाया जा सकता है, ठीक है। एंड जब तक लेटर सेम है, क्योंकि अगर लेटर चेंज हो गया,
जैसे 2 के बाद 3 आ गया तो नहीं चला सकते ना। तो ये दो कंडीशंस हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जब तक एक तो लेटर सेम है तब तक हमारा लूप चल सकता है, प्लस हम लेंथ के अंडर में है तब तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही नया लेटर आएगा वैसे ही नई पॉसिबिलिटी आएगी। समझ में आ गई? जैसे ही नया लेटर आएगा वैसे ही नई पॉसिबिलिटी आ जाएगी, नए कीज बनाने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। इतनी बस समझ में आ गई। तो बस यही हमें करना है। सो बेसिकली हम यही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे पास मैसेज है 22233, तो हम रिकर्जन यूज करेंगे। जैसा मैंने बताया, हम अपना पॉइंटर रखेंगे इस जगह पर, ठीक है। आई पॉइंटर यहां से हमारा स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। और इसकी सारी पॉसिबिलिटीज हम कैलकुलेट करने वाले हैं रिकर्जन के थ्रू। रिकर्जन में हम पास करेंगे, और जब हमारी ये पूरी स्ट्रिंग, जब एक बार एक कोई पर्टिकुलर, जब हम देख रहे थे लास्ट में हमारी जब कोई की बन रही थी, जब लास्ट में कोई एक पॉसिबल की बन जाएगी, सो दैट विल बी अवर वन वे। सो वे इक्वल्स टू वन हो जाएगा। जब हम यहां पर अपनी स्ट्रिंग के लास्ट तक पहुंच जाएंगे तब तक हमारा एक वे आ जाएगा बनाने का, क्योंकि मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे ना। सपोज एक सॉल्यूशन हमारा आ गया, इससे आ गया कि हमने की बनाई 2 2 2 3, सपोज ये हमारा एक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, सिंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी ए, डबल 2 की कितनी आ जाएगी बी, और डबल 3 की कितनी आ जाएगी ई। सो एक ये पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया। सपोज एक पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया 2 2 2 3 3, ठीक है। सो 2 2 क्या हो जाएगा बी, सिंगल 2 ए, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, और 3 क्या हो जाएगा डी। सो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया। सो जब भी हम स्ट्रिंग के लास्ट तक पहुंच जाएंगे तो हमारा वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो वेन एवर वी आर रीचिंग टू द स्ट्रिंग एंड वी विल बी रिटर्निंग 1। दिस विल बी अवर बेस केस। बेस केस समझ में आ गया? बेस केस क्या होगा, जैसे ही हम स्ट्रिंग के एंड पे पहुंच गए रिटर्न करा देंगे 1, ठीक है। एंड सारी पॉसिबिलिटीज के जो वेज हैं वो हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे, उसको स्टोर करते चले जाएंगे रिकर्सिव सॉल्यूशन में, मेमोराइजेशन में, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाक से सॉल्यूशन पे जंप करते हैं। और अगर आप लोगों ने डीपी पहले सॉल्व नहीं करी है, डीपी के क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व नहीं करे, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको हार्ड लगेंगे। अब मैं कितना भी अच्छा समझा लूं, बट कैसे समझ में आएगा अगर आप पहला ही क्वेश्चन ऐसा देख रहे हो, और ये तो डीपी के हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। डीपी का हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, और अगर आपने पहले डीपी के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व ही नहीं करे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करे, तो डेफिनेटली आपको डिफिकल्टी होगी समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड करने की कोई थी, ठीक है। तो मॉड हमने यहाँ पर बना लिया एक कांस्टेंट, जिससे हम मॉड्यूलस करते जाएंगे अपने आंसर को। स्ट्रिंग बना लिया क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल 22233 ये हमारा इनपुट था। वेक्टर बना लिया हमने डीपी का, ठीक है। ये जो डीपी वेक्टर है क्या स्टोर करेगा भाई साहब, ये सारी पॉसिबिलिटीज के जो आंसर हैं स्ट्रिंग के वो ये स्टोर करेगा, ठीक है। ये जो डीपी वेक्टर है क्या है, जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं उसके आंसर्स को ये डीपी वेक्टर स्टोर करने वाला है। फॉर एग्जांपल जितना सपोज हमें आंसर पता है, ठीक है। सपोज हमें आंसर पता है इस चीज का कितना आएगा 2 2 का। सो 2 2 का जो भी आंसर है वो हमारा इस 2 2 स्ट्रिंग का सपोज जो आंसर है वो कितना आता है 2 आता है। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। तो हमारा डीपी वेक्टर यही स्टोर करेगा कि 2 2 का आंसर क्या है 2, जिससे हमें जब भी इसका जरूरत पड़े तो हम इसका यूज कर सकें, ठीक है। सो ये हमने अपना डीपी वेक्टर बना लिया फॉर लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब इसको स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग सॉल्व, सबसे पहले मैं यहीं से मेन प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहा हूं। हमने अपना, जो आप देख सकते हो, जो अपना स्ट्रिंग है 22233, उसका सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया स्ट्रिंग एस में। उसके बाद हमने डीपी असाइन करी है। किस लेंथ की डीपी हमने असाइन करी है, आप देख सकते हो -1 से हमने अपनी डीपी असाइन करी है, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे। सो अभी आप देख सकते हो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 बार -1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अभी हमारा जो स्टार्टिंग का डीपी वेक्टर है वो हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें फिर हम यहाँ पर पास कर देंगे सॉल्व 0। क्यों सॉल्व 0 पास कर देंगे, हम बेसिकली इंडेक्स पास कर रहे हैं। तो हम कहां से सॉल्व करना चाह रहे हैं अपने डीपी को, ith पॉइंटर हमारा 0 पे रहेगा, तो इस जगह से सॉल्व करना चाह रहे हैं अपने स्ट्रिंग को। सो अभी हम 0 पास कर रहे हैं, ठीक है। सो सॉल्व फंक्शन में अपना अपना 0 पास कर दिया, ठीक है। हमने अपना बेस केस लिख दिया कि भैया अगर आई स्ट्रिंग की लेंथ पे पहुंच जाता है, मतलब अगर हम एंड पर पहुंच जाते हैं तो रिटर्न कर दो 1। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अगर डीपी की वैल्यू -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास आंसर है उस पॉसिबल सॉल्यूशन का। सो रिटर्न करा देंगे डीपी ऑफ आई। डीपी ऑफ आई हमारा रिटर्न कर जाएगा कि कितना पॉसिबल आंसर है। लॉन्ग लॉन्ग वेज हमने अभी इनिशियलाइज कर दिए हैं 0, मतलब अभी तो हमने जो अपना इनिशियल आंसर है वो कहां से 0 से करंट डीपी के लिए यहाँ पर स्टोर कर रखा है, और इसमें हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो हमने अपनी डिजिट एक्सट्रैक्ट करी, तो ith इंडेक्स की जो भी डिजिट है वो हम डिजिट में स्टोर कर लेंगे। तो अभी हम किस पे थे 22233 पे थे, राइट। तो सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट किया वो हमने क्या किया 2।
सो जो डिजिट ये कैरेक्टर है इसमें क्या स्टोर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिमिट चेक करी कि भाई 2 की लिमिट क्या है वो भी तो हमें पता करनी है। तो अगर हमने यहाँ पर लिमिट कैसे असाइन करी कि अगर 7 या 4 है, अगर ये ट्रू होता है कंडीशन कि 7 या 4 डिजिट है तो 4 लिमिट आ जाएगी, अदरवाइज 3 लिमिट आ जाएगी। तो हमने अपने लिमिट वेरिएबल में लिमिट असाइन करी है, अगर 7 या 9 है तो 4 लिमिट असाइन कर दो, अदरवाइज 3 लिमिट असाइन कर दो। तो इसकी लिमिट कितनी असाइन हो जाएगी? 3। 3 टाइम्स इसे प्रेस किया जा सकता है। फिर हमने अपना लूप चलाया, ठीक है। लूप हमने स्टार्ट किया अपना लेंथ इक्वल्स टू 1 से लेके लिमिट तक, जब तक हमारी लिमिट तक है, क्योंकि 1 मतलब ये जो लूप है लेंथ क्या बता रही है कि कितने बार उस डिजिट को दबाया जा सकता है। तो 2 को कितनी बार दबाया जा सकता है? 3 टाइम्स दबाया जा सकता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसलिए 1 से लेके हमारा लूप चलेगा लिमिट तक और लेंथ प्लस प्लस कर देंगे। अगर आई प्लस लेंथ इज ग्रेटर देन एस डॉट लेंथ हो जाती है, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हम यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो एक्सीड कर रही है स्ट्रिंग की लेंथ से, तो उसी टाइम पे लूप को ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज बूल सेम विल बी इक्वल्स टू ट्रू। ये बूल सेम हम क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि कब जब भी हम अपने लेंथ पे लूप चला रहे हैं, जैसे 2 पे लूप चल रहा है, तो ये केवल 2 के लिए तो चलेगा। आगे अगर 3 आ गया, अगर सेम डिजिट है ही नहीं, अगर सेम डिजिट है ही नहीं, सपोज अगर 2 के बाद 3 होता, तो आगे जो 3 है वो तो सेम डिजिट नहीं है ना 2 की, तो 2 के लिए हम 3 वाली चीज काउंट नहीं कर सकते। इसलिए जो सेम वेरिएबल है ये यही बताएगा कि जहां भी जिस जगह पे भी हम लूप में चल रहे हैं क्या वो सेम डिजिट है। अगर सेम डिजिट है तब तक इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप देख सकते हो हमारा जो जे है, जो हमारा लूप है वो हमने स्टार्ट किया आई से, कहां तक चलेगा? आई प्लस लेंथ तक चलेगा। जो भी मैक्सिमम लेंथ है, जितनी भी बार मैक्सिमम दबाया जा सकता है 2 को, उतनी बार हमारा ये लूप चलेगा। जे प्लस प्लस हम अपना करवा देंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे इफ एस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू डिजिट, जो हमने डिजिट में स्टोर कर रहा है, जैसे अभी हमारे लिए फिलहाल के लिए 2 स्टोर है, सो अगर वो उसके बराबर नहीं है तो हमारा सेम जो है वो फॉल्स हो जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमें डिजिट 2 ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 222 है। तो ये कंडीशन हम क्यों यूज कर रहे हैं? हम ये कंडीशन इसलिए यूज कर रहे हैं, हम अपने लूप को उस वक्त ब्रेक करा देंगे, हम अपने लूप को उस वक्त ब्रेक करा देंगे जब हमारे पास 3 आ जाएगा। अभी करंट हमारे पास क्या है? 2 है। जैसे ही 3 आएगा तो हमें अपने इस वाले लूप को ब्रेक कराना है। हमारी जो 2 वाली पॉसिबिलिटीज है उनको हमें खत्म करना है, क्योंकि 2 वाली पॉसिबिलिटीज केवल तब तक चलेंगी जब तक हमारे पास 2 की डिजिट्स आ रही हैं। तब तक ओनली वी कैन कैलकुलेट द पॉसिबिलिटीज टू क्रिएटिंग द कीज यूजिंग 2, राइट। तो हम उसी वक्त लूप को ब्रेक करा देंगे व्हेन वी आर गेटिंग इफ द एस ऑफ जे इज नॉट इक्वल्स टू डिजिट, सो सेम फॉल्स हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ नॉट सेम सो ब्रेक, ठीक है। मतलब किसी भी कंडीशन पे अगर आप देख सकते हो कि अगर हमारा जो लूप है वो अगर फॉल्स हो रहा है, जो सेम डिजिट है वो फॉल्स हो रहा है, तो हमें किसी भी प्रकार का जो पॉसिबिलिटी है वो कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए वी विल बी ब्रेकिंग द लूप। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सेम ही डिजिट है जिस पे लूप चल रहा है, अगर वही सेम डिजिट पर हमारे फंक्शंस चल रहे हैं, सो वी विल बी पासिंग द सॉल्यूशन। कैसे पास करेंगे अपने सॉल्यूशन को? सो वी विल बी हैविंग वेज प्लस सॉल्व आई प्लस लेन। इस लाइन को समझना है, ठीक है। मॉड्यूलस बाय मॉड, ध्यान से समझना, ठीक है। आप यहां पर सपोज अभी आप 3 को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज हटा दी जिसमें 3 आएगा, तो हमें अपने लूप को ब्रेक कर देना है। तो गारंटी अगर हम इस जगह तक पहुंच गए हैं, मतलब हमारा 3 तो नहीं आया है, हम कहीं ना कहीं 2 पर ही हैं, राइट। सो हमारे पास ये 222 है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इस जगह आ गए हैं, दैट मींस हमने पक्का कोई ना कोई पॉसिबिलिटी निकाली है की को बनाने की। तो अगर की को बनाने की हमने पॉसिबिलिटी निकाल ली है यूजिंग टू, अगर हमने पॉसिबिलिटी बना ली है की को निकालने की, ध्यान से सुनना, अगर हमने की को निकालने की पॉसिबिलिटी बना ली है यूजिंग टू, देन वी विल बी हैविंग सम आंसर, सो वी विल बी एडिंग द आंसर इन अवर रिकर्सिव फंक्शन। के भाई एक तो अपना आंसर को ऐड कर दो इसमें, सो वेज इक्वल्स टू वेज प्लस, ठीक है, सॉल्व आई प्लस लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से सुनना। हम जिस भी इंडेक्स तक चल रहे हैं, हम जिस भी इंडेक्स पर चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम जिस भी इंडेक्स पर चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस इंडेक्स पर चल रहे थे, 0th इंडेक्स पर, अगर सपोज मैं यहां पर लेता हूं, ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इस पर बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ी सी जगह ले लेते हैं यहां पर, ध्यान से सुनो, ठीक है। सपोज वी आर हियर, ठीक है, पहले वाले 2 पर हम हैं, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं कि भैया अगर पहले वाले 2 से हमने कोई पॉसिबिलिटी निकाल दी है,
वेज बनाने की, ठीक है, वेज बनाने की हमने कोई पॉसिबिलिटी अगर पहले वाले टू से निकाल दी है, सो वी विल बी हैविंग आवर आंसर विद दिस वन, ओके। सो वी विल बी एडिंग आवर आंसर, ओके, प्लस फॉर नेक्स्ट सॉल्यूशन, वी विल बी पासिंग वी विल बी पासिंग ith इंडेक्स जिस पे भी हम खड़े हैं, ठीक है, वो हम अपने उसमें पास करेंगे, ठीक है, प्लस लेन। लेन मतलब ये जो हमारा लूप है, ठीक है, ध्यान से देखना कहां पर है हमारा लेन, ये वाला जो लूप है, देख पा रहे हो आप इस वाले लूप को, ये वाला जो हमारा लूप चल रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी जहां तक है उससे पहले की हम जो चीज है वो यहां पर पास करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हमने जो आंसर निकाला है वो अकेला अगर इस टू को यूज करके निकाला है, सो वी आर सेपरेटिंग दिस टू विथ अनदर टू, तो जो हमारा लेन है वो आई में ऐड होगा, दैट मींस वन हमारा ऐड होगा, एंड अब हम आंसर देखेंगे इन दो डबल टू के लिए, तो हमारा ये टू से जो आंसर है वो ऑलरेडी निकल चुका है विद द पॉसिबिलिटीज, नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर अदर टू। इसी प्रकार से जब ये लेन वाला लूप आगे बढ़ेगा, सो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, ये डबल टू से हम एक आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जब ये आगे बढ़ेगा तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी, राइट। सो डबल टू के साथ हमारी एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनेगी, फॉर एग्जाम्पल टू से हमने आंसर निकाल लिया, उसके बाद जो इसमें भी टू था उससे भी हमने आंसर निकाल लिया, फिर जो बचा हुआ टू है अब हम उससे आंसर निकाल रहे हैं, तो इससे भी आंसर आ गया, इससे भी आंसर आ गया, नाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग द आंसर विद दिस वन। ऑल्सो दिस इज अ लूप, राइट, फ्रॉम वन टू लिमिट, जब तक लिमिट नहीं हिट हो जाती तब तक का हमारा ये लूप चल रहा है, राइट। सो वी आर एक्चुअली पासिंग अवर रिकर्जन फंक्शन फॉर ईच पॉसिबिलिटी। सो ऐसा नहीं है कि केवल जो फर्स्ट वाला टू है उसी के लिए पॉसिबिलिटीज पास होंगी, देयर विल बी द पॉसिबिलिटीज फॉर एवरी टू देयर विल बी द पॉसिबिलिटी, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये ट्रिपल टू है, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी विच विल बी कैलकुलेटेड फॉर दिस डबल टू देन टू एज वेल, दैट मींस यहां पर भी तो लेन आएगा कभी ना कभी, सो इस डबल टू का आंसर कैलकुलेट हुआ बी एंड देन इस टू का आंसर हुआ कैलकुलेट ए, ओके। सो इस पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कहीं ना कहीं इस लूप में एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे, वो तो रिकर्जन जो फंक्शन है वो सारा यहां पर चेक करता रहेगा, दैट्स व्हाई वी आर पासिंग हियर द आई प्लस लेन, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज पे हम यहां पर चेक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई जितनी पॉसिबिलिटी का हमारे पास आंसर हो चुका है उसका हम आंसर यहां पर अपने उसमें जोड़ रहे हैं, पॉसिबल आंसर्स में हम यहां पर जोड़ रहे हैं, एंड वी आर बेसिकली पासिंग द लेंथ, जिस लेंथ पे हमें मारना है, वी आर पासिंग द लेंथ एज वेल इन अवर फंक्शन, ठीक है। एंड लास्ट में वी आर स्टोरिंग द वेज इन अवर डीपी, जिससे अगर अगर हमें ये यूज करना है, ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में यूज करना है तो हम इसको यूज कर पाए। सो दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको समझाया वो ओवर डिटेल में समझाया, अदरवाइज अगर आपको इसको सीधे सीधे समझना चाहो तो सीधी सीधी बात ये है कि जैसे हम रिकर्जन में क्या करते हैं उतना दिमाग नहीं लगाते, लीप ऑफ फेथ पे चलते हैं, लीप ऑफ फेथ जो हम बोलते हैं वही काम हमने इस लाइन में किया गया है, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, दैट वी आर एडिंग ऑल द आंसर्स, ठीक है, उसके बाद वी आर पासिंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू कैलकुलेट द आंसर, सो जो भी हम इंडेक्स पे हैं वो प्लस जितनी भी लेंथ पर हमने कट लगाया है अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वो मॉड्यूलस बाय मॉड हमने यहां पर कैलकुलेट किया है, सो इट विल बी कैलकुलेटिंग ऑल द आंसर फॉर अस एंड इट विल बी रिटर्निंग अस द आंसर, ओके। सो आई होप दैट इज क्लियर, ओके। एंड वी आर स्टोरिंग के पर पॉसिबल आंसर के लिए जो हमारी पॉसिबल जो पर पॉसिबल इंडेक्स है उसके आंसर के लिए जो भी हमारा डीपी होगा दैट वी आर स्टोरिंग, ठीक है। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस थोड़ा हार्ड है बट इन्फोसिस के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। फ्रॉम माय साइड आई होप कि आपको इंट्यूशन तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कोड में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो एक बार करके देखना, ड्राई रन करके देखना, सो यू विल ऑल्सो गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कोड्स, ओके। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।